Assalamu alaikum. This is Sayyid Ali Abbas from Sakhar Work under the mentorship of Sir तस्नीमुल हक शेख साहब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है अबाउट वर्चुअल असिस्टेंट, जिसमें हम प्राइवेट लेवल और नेक्स्ट हम होलसेल के बारे में स्टडी करेंगे। राइट नाउ हम प्राइवेट लेवल के बारे में पढ़ रहे हैं और इस सीरीज़ के अंदर हम ऑलरेडी प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट आइडियाज़, कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड आइडियाज़, कीवर्ड एनालिसिस और किस तरह हम अपना कॉम्पिटिटर फाइनलाइज करते हैं थ्रू सेगमेंटेशन, ये हम कुछ 5-6 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो 7th टॉपिक, यानी कि सेवन्थ क्लास और 7th एपिसोड है इस सीरीज़ का, जो कि जिसमें हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, वो है प्रोडक्ट सोर्सिंग। इस टॉपिक के बारे में, प्रोडक्ट सोर्सिंग के हवाले से मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज आ रहे थे कि वो कह रहे थे सर आप एक डिटेल्ड वीडियो बना दें प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर। ये वीडियो जो है तकरीबन फुल डिटेल्ड के ऊपर बनाई है, ठीक है, जिसकी जितनी मेरी रिसर्च थी, मैंने सारी रिसर्च इसमें ऐड करके इसको मैंने फुल जो है अच्छी तरीके से एक डिटेल्ड बनाया। काइंडली जो है इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी क्यूरीज़ और क्वेश्चंस हो सकते हैं अबाउट सोर्सिंग, तो आपके इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ ये है कि मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपने मेरी 6th क्लास जो कि फाइनलाइजिंग द कॉम्पिटिटर थ्रू सेगमेंटेशन नहीं देखी है तो देख लीजिए, क्योंकि इस क्लास के अंदर मैं कॉम्पिटिटर फाइनलाइज करना नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। और हम डायरेक्टली जो मैंने कॉम्पिटिटर एक सेगमेंटेशन के ज़रिए सेलेक्ट कर चुका हूँ, उसी कॉम्पिटिटर को लेकर, उसके डिटेल्स इन्फॉर्मेशन को लेकर हम आगे चलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आज के टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं आज सोर्सिंग के अंदर हम क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा बेसिक भी हैं, जिनको हम कभी कभी इग्नोर भी कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। चलते हैं ओवरव्यू देखते हैं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज। ओवरव्यू में है, आज हम क्या पढ़ेंगे कि हम पढ़ेंगे कि कौन से मॉडल्स हैं जो कि बिज़नेस कस्टमर रिलेटेड जो मॉडल्स होते हैं वो क्या चीज़ें किस तरह होती है और क्या रिलेशनशिप होता है उनका। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हम नेगेटिव और पॉजिटिव रिव्यूज़ क्यों पढ़ते हैं अपने कॉम्पिटिटर के, आइदर इसके पीछे क्या राज हैं। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम अपने सप्लायर को अलीबाबा पे किस तरह ढूंढ लेते हैं, क्या मेथड्स है, उसके बाद क्या फ़िल्टर्स हम यूज़ करते हैं उसके लिए, और हम 10 सप्लायर्स को भी रब्ता क्यों करेंगे, ठीक है, और सैंपल किस तरह लेंगे, सैंपल की क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं, क्या टेम्पलेट है कोई, ठीक है, क्या कॉन्टैक्ट करने का भी कोई टेम्पलेट हो सकता है, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। और हम सबसे अच्छा कैसे सिलेक्ट करेंगे, प्राइस और लोगो डिज़ाइन वगैरह पे हम किस तरह काम करते हैं, उनमें किस तरह कॉस्ट लगती है, वो क्या हिसाब किताब है। और किस तरह हम अपनी प्रोडक्ट मंगवाते हैं, इधर DDP के ज़रिए, इधर FOB, EXW, यानी इंटरकॉम सर्विसेज कहते हैं उनको। वो भी पढ़ लेंगे कि इसमें किस तरह काम किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ लेंगे कि इंस्पेक्शन किस तरह कराते हैं। इंस्पेक्शन के बाद हम MOQ का पढ़ लेंगे कि MOQ का क्या हिसाब किताब है, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम जो है स्टडी करते रहेंगे साथ साथ, ठीक है। आज की क्लास में हम फिर बाद में हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह इन्वेंट्री को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, और किस तरह अपनी इन्वेंट्री ऑर्डर करेंगे और इंस्पेक्शन किस तरह कराएंगे, किस तरह रेडी टू शिप करेंगे। और बीच में एक और टॉपिक आता है कि हम अपनी इन्वेंट्री को किस तरह एस्टिमेट करते हैं। वो रेडी टू शिप के बाद हम पढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह कैलकुलेशन करते हैं और CBM कैलकुलेट करते हैं। ये सब चीज़ें आज हमने पढ़नी है। काइंडली जो है अच्छी तरह आप जो भी आप चाहते हैं स्नैक्स वगैरह लेकर बैठ जाएं इंशाल्लाह, नहीं तो आप इसको पार्ट्स में भी वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर बिजनेसेस एंड कस्टमर रिलेशनशिप मॉडल्स, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो इस बिज़नेस के अंदर, यानी कि जो हम कर रहे होते हैं, इसके अंदर हमारे 2 रिलेशनशिप्स होते हैं जो कि हम कंसिडर कर रहे होते हैं। वैसे तो 4 हैं, 5 भी हैं, ठीक है। जो कस्टमर जो हम बिज़नेस रिलेशनशिप कर रहे होते हैं, वो जो है पहला है वो B2B बिज़नेस में क्या होता है कि जैसे कि हम जो है हम खुद ज़ात जब हम अलीबाबा पे जाते हैं, वहाँ पर किसी सप्लायर को ढूंढते हैं। सप्लायर खुद एक बिज़नेस होता है और हम जो है अमेज़ॉन पे क्या कर रहे होते हैं, बिज़नेस। हमारा और सप्लायर का जो रिलेशनशिप होता है बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशनशिप होता है। इसमें ये होता है कि हम होलसेल से उनसे प्रोडक्ट उठाते हैं और आगे जाकर हम रिटेल में सेल कर रहे होते हैं। B2B जो जिस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, जैसे अलीबाबा हो गया, वॉलमार्ट, ये B2B सर्विसेज वाली वेबसाइट होती हैं। यहाँ से आपको सस्ते में चीप रेट्स में आपको प्रोडक्ट मिलती हैं, यहाँ से लेकर आप अमेज़ॉन या दूसरी वेबसाइट पर सेल करते हो, ठीक है। B2C क्या होता है, B2C उसे कहते हैं कि यानी कि जो, क्योंकि अब अलीबाबा के सप्लायर को और हमारा जो है ना, हमारा आपस में क्या बिज़नेस रिलेशनशिप है, क्योंकि वो भी एक बिज़नेस है, वो होलसेल में मुझे प्रोडक्ट दे रहा है, मैं उससे प्रोडक्ट लेके आगे रिटेल में मार्केट में सेल कर रहा हूँ, तो हम दोनों B2B हो जाएंगे। अब मैं जो सेल करूँगा मैं जो अमेज़ॉन पे जाकर सेल कर रहा हूँ,
आम कस्टमर को, इंडिविजुअल को जो सेल कर रहा हूँ, मेरा और इंडिविजुअल का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा B2C, यानी कस्टमर टू बिज़नेस टू कंज्यूमर। इसके अंदर क्या होता है कि हम इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स वगैरह या जो भी हम अपने इंडिविजुअल कस्टमर्स वगैरह को भी सेल कर रहे होते हैं ऑन रिटेल प्राइसेस। ठीक है, आई थिंक ये आपको बेसिक समझ आ गई है कि B2B क्या होता है और B2C क्या होता है। ये रिलेशनशिप्स हैं, ये रिलेशनशिप मॉडल्स होते हैं। ठीक है, सो ये पिक्चर है, इससे भी शायद आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये मैन्युफैक्चर कंपनी है एक, उसने क्या किया, एक ट्रेडिंग कंपनी को अपनी प्रोडक्ट्स दे दी, और ये हम है, ये अमेज़ॉन हम है, ये ट्रेडिंग कंपनी है फॉर एग्जांपल। तो हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या रहा है, बिज़नेस टू बिज़नेस रिलेशनशिप है, हम दोनों बिज़नेस रिलेशनशिप कर रहे हैं। अब ये देखें, ये हम ही है, देखिए यहाँ पर भी है, यहाँ पर ये हम है और ये कस्टमर है। अब हमारा और कस्टमर का जो रिलेशनशिप होगा वो होगा B2C। ठीक है, सो नेक्स्ट हम चलते हैं कि हम अपने रिव्यूज़ वगैरह क्यों पढ़ते हैं, आइदर वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्यों पढ़ रहे होते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे होंगे कि हम अपना कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर एक शीट बना ली, तो आप भी इस तरह की शीट बनाते हैं ड्यूरिंग जब आप सेगमेंटेशन कर रहे होंगे ना, तो आपको भी उसके अंदर मैंने बताया लास्ट वीडियो में कि आप ये भी रिपोर्ट या किस तरह ये डिटेल्स वगैरह इकट्ठा करनी है, किस तरह फाइनलाइज़ करते हैं, क्या चीज़ है, ये सब चीज़ें मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताई हैं जो 6th क्लास है। तो काइंडली वो देख लीजिएगा, तब आपको ज़्यादा समझ आएगा ये क्या चीज़ है। तो देखिए, मैंने कंप्यूटर सेलेक्ट कर लिया था थ्रू सेगमेंटेशन, और उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें इस फाइल में बनाई रखी हैं। फॉर एग्जांपल जो मेरा मेन कंप्यूटर उसका एसएन, उसकी प्रोडक्ट का मेन कीवर्ड, कैटेगरीज, प्रोडक्ट डिटेल्स, आइदर मटेरियल कौन सा, डायमेंशन, पैकेजिंग डायमेंशन, वेट, कलर। ठीक है, सो सब चीज़ें इस तरह की करके आप नेगेटिव पॉजिटिव रिव्यूज़ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लें, अदरवाइज़ आप मल्टीपल वहाँ जाके सर्च कर लेते हैं। तो मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि मैं यहाँ से एसएन उठाऊँगा और मैं अपने जो मेरा कंप्यूटर है उसके पास उसकी जो है मज़ीद हम डिटेल्स वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, सो अमेज़ॉन पे जाते हैं हम। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्या कि हम पहले सेलेक्ट कर लेंगे अपना कंप्यूटर, वो भी सेगमेंटेशन के ज़रिए, जो कि लास्ट क्लास है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी लिस्टिंग के अंदर जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, बिल्कुल नीचे जाएंगे, वहाँ पर हमारे पॉजिटिव नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं लिस्टिंग के अंदर, वो पढ़ेंगे। पॉजिटिव रिव्यू पढ़ते हैं इसलिए ताकि चेक करते हैं कि कस्टमर कि इस क्वालिटी को किस तरह कंसीडर कर रहा है, आइदर इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, किस तरह से अच्छी है, वो चीज़ें हम कंसीडर कर लेते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ हम क्यों पढ़े होते हैं उस लिस्टिंग के, वो इसके लिए ताकि जो भी अगर उस प्रोडक्ट को रिटर्न्स आ रहे हैं या कुछ से कस्टमर खुश नहीं है, वो क्या चीज़ें हैं, वो क्या एलिमेंट्स हैं, वो क्या मसले मसाइल हैं कि जिनको देख कर कस्टमर रिटर्न कर रहा है या राज़ी नहीं हो रहा, या 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार दे रहा है। वो नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ के हम क्या करेंगे, नेगेटिव रिव्यूज़ के अंदर जो उनके मेन एलिमेंट होंगे, फॉर एग्जांपल दिस प्रोडक्ट ब्रेक्स। अब ये चीज़ है ना, ये जो एक क्या होगा फ्रेज़, इस तरह के फ्रेजेस हम निकाल के नेगेटिवली अपने पास सेव करते जाएंगे सारी, और ये वाली सारी की सारी फ्रेजेस जो है नेगेटिव, वो अपन अपने सप्लायर को बताएंगे ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर, ताकि जो है वो इन नेगेटिव चीज़ों का, नेगेटिव फीडबैक्स को, या नेगेटिव जो भी चीज़ प्रोडक्ट के अंदर या कंप्यूटर के प्रोडक्ट में पाई जा रही हैं, उनको चेंज करें, उनको बेहतर करके हमें दे, ताकि हम जब मार्केट में जाके लॉन्च करें प्रोडक्ट तो ना हमें इतने रिटर्न हो, ना हमें इस तरह के नेगेटिव रिव्यूज़ आए। ठीक है, सो हम अपना क्वालिटी चेक एक सिस्टम होता है ये जो हम रिव्यूज़ के ज़रिए कर रहे होते हैं। सो देखिए, आ जाए अब जहाँ से मेरा जो मेन कीवर्ड था वो, फॉर एग्जांपल चले हम डायरेक्टली एसएन पे चले जाते हैं। अब जैसे मेरा जो है ना ये मेन कंप्यूटर है, ठीक है, अब मेरा मेन कंप्यूटर है, मैंने इसका एसएन वगैरह सेव इसीलिए किया है ताकि मैं हमेशा जब भी चाहूँ तो उसको आराम से खोल सकूँ। सो क्या करेंगे, हम यहाँ स्टार्स पे, यहाँ पर आप रेटिंग पे क्लिक कर दें लिस्टिंग में आने के बाद। ठीक है, जैसे ही हम वहाँ क्लिक करेंगे आपको जो है ये डायरेक्टली बिल्कुल नीचे ले आएगा पेज के, और यहाँ पर आपको जो है रिव्यूज़ वगैरह बताएगा कि रेटिंग्स के साथ बताएगा कि इतने रिव्यूज़, इसको इतनी रेटिंग क्यों आई है, क्या रीज़न है। ठीक है, सो देखिए, ये देखिए इसको 5 स्टार 83% जो है इसको 5 स्टार मिले हैं रिव्यूज़। ठीक है, और इसको देखिए 4 स्टार 11%, और ये देखिए ना 2 और 4% मिले हैं। सो हम ये पढ़ेंगे, यानी कि 1 से 2 3 जो है यहाँ तक हम जो है रिव्यूज़ पढ़ लेंगे, और देखेंगे आइदर ऐसे क्या मामला आते हैं कि इसको नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं, और जो उसको नेगेटिव रिव्यूज़ मिले हैं वो हम पढ़ के नोट कर लेंगे ताकि अपने सप्लायर से वो चीज़ें अपनी प्रोडक्ट से निकलवा लें। अब फॉर एग्जांपल इसका आप कह रहा है कि पाइप इज़ प्रेटी मच जंक, थ्रू इट अवे प्लेस्ड इट विद द मतलब इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, यानी कि जो उसमें मटेरियल यूज़ किया है वुड का वो अच्छा नहीं है। तो इसी तरह आप पढ़ते जाएंगे सारे और उनको सेव करते रहेंगे ताकि आप जो है वो अपने सप्लायर से इन प्रोडक्ट के ऊपर काम करा के अच्छे कर सकें। सो हम क्यों पढ़ रहे होते हैं, लिखा हुआ है कि पॉजिटिव रिव्यूज़ इंडिकेट द गुड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, नेगेटिव रिव्यूज़ इंडिकेट द बैड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है,
सो रिव्यूज़ का हमारा ये होता है मामला। सो हाउ टू ऑप्टिमाइज़ द प्रोडक्ट ड्यू टू द नेगेटिव रिव्यूज़। अब नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़ के हम किस तरह अपनी प्रोडक्ट को अच्छा बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटर के अंदर नेगेटिविटी है वो, तो अपनी प्रोडक्ट में हम किस तरह वो नेगेटिविटी ख़त्म करा सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम जाएंगे, जैसे मैंने दिखाया वहाँ नीचे जाके रिव्यू पढ़ेंगे। हम क्या करेंगे 1 से 4 स्टार जो भी रेटिंग्स होंगी वो सारी पढ़ के देखेंगे कि आइदर नहीं कस्टमर को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो कस्टमर को प्रॉब्लम इस प्रोडक्ट से या इस कंपटीटर से हमारे आ रही हैं वो हम अपने अंदर उसको अवॉइड करेंगे। हम क्या करेंगे लिख लेंगे जो भी नेगेटिव रिव्यूज़ होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम जो भी उनके नेगेटिव फैक्टर्स होंगे उन सारों को रेक्टिफाई करेंगे और मैं अपने मैन्युफैक्चरर को, जैसे मैंने बताएंगे कि यार इसमें ये मसले हैं, इनको आप रेक्टिफाई सही करके मुझे मेरी प्रोडक्ट बना कर दें। सो इस तरह क्या होगा कि हम अपने जो हमारा कंप्यूटर होगा उसको बाईपास कर देंगे क्वालिटी के अंदर, ठीक है। और क्योंकि डेफिनेटली आप जानते हैं कि गुड क्वालिटी यानी कि गुड रिव्यूज़ आएंगे हमारे पास, बैड क्वालिटी यानी बैड रिव्यूज़ आएंगे। सो क्वालिटी इज़ एवरीथिंग इन द बिजनेस, ठीक है। सो हम कहाँ से सोर्स करा सकते हैं, वेयर टू सोर्स फ्रॉम, ठीक है। अब जैसे कि सोर्सिंग कराने की कुछ वेबसाइट हैं जहाँ, जैसे कि अलीबाबा को हर कोई जानता है, उसी तरह चाइना की एक और वेबसाइट है होलसेल की, मेड इन चाइना। सेल हु जो है एक यूके की होलसेल वेबसाइट है जहाँ से यूके के हिसाब से प्रोडक्ट्स मिलती हैं। ग्लोबल सोर्सेज भी एक वेबसाइट है। सो ये सब चीज़ वेबसाइट्स हैं जहाँ से हम अपनी सोर्सिंग करवा सकते हैं। पर 90% ऑफ द प्रोडक्ट्स जो होती हैं हमें अलीबाबा पे मिल जाती हैं, डेफिनेटली तभी ही हम अलीबाबा को बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। सो इस क्लास में भी हम अलीबाबा ही सिर्फ यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी तकरीबन प्रोडक्ट्स वहाँ से मिल जाती हैं। अब लोग सोचते हैं कि हम सोर्सिंग ऑप्शंस क्या होता है हमारे पास, जैसे कि देखें अब चाइना में अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं वो चाइना की अच्छी होती हैं, कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान की अच्छी होंगी, कुछ हो सकता है यूएसए की अच्छी होंगी। अब जो चीज़ें जहाँ पर अच्छी मिल रही हैं और जहाँ से हमें फ़ायदा हो रहा है या अच्छी प्रोडक्ट क्वालिटीज़ या सर्टिफिकेशन के साथ मिल रही है तो डेफिनेटली हम वहाँ जाएंगे। अब जैसे कि चाइना है, चाइना की जो सप्लायर मार्केट है ये वाली, जैसे कि अलीबाबा हो गया, मेड इन चाइना हो गया। सो उसमें क्या होता है कि हर तरह की हमें क्वालिटी की प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं, हर तरह की चीज़ें मिल जाती हैं मोस्टली, क्योंकि चाइना एक सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है फॉर होलसेल दुनिया के अंदर। सो वहाँ पर अब कुछ क्या होता है कि समटाइम्स कुछ प्रोडक्ट हमें चाइना अलीबाबा में मिलती हैं जिनकी सर्टिफिकेशन रिलेटेड नहीं होती, ठीक है। सो हमें कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें पूछनी होती हैं सप्लायर से, ताकि हम उसको फाइनलाइज़ करने से पहले, ताकि हम मसाइल में ना फंसें। नेक्स्ट ये होता है कि चाइना की जो सप्लायर्स हैं जैसे अलीबाबा, वहाँ हमें हर तरह की प्रोडक्ट मिल जाती है, कहने का मतलब ये था। और जैसे कि दूसरी यूएसए और यूके के लिए जो प्रोडक्ट्स हमें वहाँ से मिलती हैं, अच्छी मिल जाती हैं, वो हैं स्किन केयर की या विटामिन की प्रोडक्ट या सप्लीमेंट वगैरह की या मेडिकल डिवाइसेस वगैरह जो हैं हमें अच्छी मिल जाती हैं कहाँ, यूके सप्लायर्स में से। यूके या जैसे सेल हु वगैरह यूज़ करके वहाँ से हमें, अगर इन प्रोडक्ट की कैटेगरीज में काम कर रहे हैं, सो वहाँ से हमें अच्छी प्रोडक्ट्स के साथ सर्टिफिकेशंस मिल जाती हैं। पाकिस्तान जो है हमारी सप्लायर, पाकिस्तान के सप्लायर्स जो पाकिस्तान जो मशहूर है अबाउट टेक्सटाइल, लेदर जैकेट्स वगैरह, लेदर की प्रोडक्ट, सर्जिकल आइटम्स वगैरह और बेडिंग्स, लाइनन्स वगैरह या चादरें वगैरह के हिसाब से पाकिस्तान जो है टॉप में चल रहा है दुनिया में। सो अमेज़ॉन पे भी पाकिस्तान जो है बहुत बड़े मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स काम कर रहे हैं इन कैटेगरीज़ के अंदर। सो पाकिस्तान बहुत ज़्यादा फेमस है इन कैटेगरी के अंदर। अगर आप इन चीज़ों में काम करना चाह रहे हैं तो डेफ़िनेटली आपको पाकिस्तान सोर्स कराना चाहिए, ताकि आपको सस्ते प्राइस मिल जाएंगे और अच्छी क्वालिटी भी मिल जाएंगी। सो ये है कि हर चीज़ के हिसाब से, कंट्रीज़ के हिसाब से आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप यहाँ से इनको सोर्स करा सकते हैं। सो हमें किस तरह, अभी क्या करेंगे, हाउ टू फाइंड माई प्रोडक्ट रिलेटेड सप्लायर। सो मैं अपने प्रोडक्ट रिलेटेड सप्लायर किस तरह फाइंड करूँगा। सो डेफिनेटली हम क्या करते हैं, अलीबाबा पे जाते हैं, चलते हैं अलीबाबा पे। सो हम अलीबाबा पे आ जाते हैं जैसे ही, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम, जैसे ही आपका डैशबोर्ड खुलता है तो इस तरह आपके सामने कुछ आ जाएगा। जैसे ही आप अलीबाबा पे आएंगे तो आपका जो मेन कीवर्ड होगा, फॉर एग्जांपल, ठीक है, आप जैसे ये शीट बना लेंगे ना इस तरह की, आपका मेन कीवर्ड भी लिखा होगा। सो आप क्या करेंगे, अपने मेन कीवर्ड को यहाँ से उठाएंगे, कॉपी करेंगे। ये शीट की जो है ना मैंने पिछली क्लास में बताई है, तो काइंडली वो ज़रूर देख लीजिएगा, अदरवाइज़ आपको शायद ये समझ नहीं आएगा कि शीट कहाँ से आई। सो यहाँ पर मेन कीवर्ड आप पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद जब आप सर्च करेंगे, सो आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड जो है ना सारे के सारे सप्लायर्स और आ जाएंगे सर, या लिस्टिंग से आ जाएंगी। अब ये देखिए कि ये मेरी प्रोडक्ट है, इसके रिलेटेड देखें कि आपको सप्लायर्स मिलना शुरू हो गए, ठीक है। सो देखिए जैसे मेरी ये वाली प्रोडक्ट है। सो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर जैसे ही सर्च कर लेते हैं, सो हमारे पास कुछ सेट ऑफ रूल्स और फिल्टर्स होते हैं जो कि हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। मैंने सबसे पहले ये सर्च कर लिया, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम फ़िल्टर्स लगाएंगे। अब फ़िल्टर्स कौन कौन से हम यूज़ कर रहे थे, वो ये वाले फ़िल्टर्स होते हैं। सबसे पहले हमने वहाँ अलीबाबा के सर्च बार में जाके सर्च करना है, कीवर्ड लगाना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद हम ये फ़िल्टर्स लगाते हैं, ठीक है। अब क्या क्या फ़िल्टर्स लगाएंगे, जैसे कि ट्रेड एश्योरेंस का फ़िल्टर लगाएंगे, वेरीफाइड सेलर का फ़िल्टर लगाएंगे,
ठीक है। और इसी तरह और भी फ़िल्टर्स हैं और कुछ फ़िल्टर्स हैं और कुछ क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हम मैच करके अपने सप्लायर या मैन्युफैक्चरर को कंसीडर कर रहे होते हैं। सो हम कोशिश करते हैं मैन्युफैक्चरर ढूँढें, क्योंकि मैन्युफैक्चरर से हमें सस्ती प्राइस में प्रोडक्ट मिल जाती हैं और अच्छे मार्जिन बच सकते हैं। ट्रेडिंग कंपनी भी होती हैं, ट्रेडिंग कंपनी से हम अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर ट्रेडिंग कंपनी डेफ़िनेटली अपना एक मार्जिन रख के मैन्युफैक्चरर उठाएगी और वो हमें सेल करेगी, तो हम चाहते हैं हमें मैक्सिमम प्रॉफिट मार्जिन बचे। ठीक है। सो चलते हैं, ये क्राइटेरियाज़ वगैरह आप काइंडली ज़रूर देखिएगा, इनको देख के आप अपनी प्रोडक्ट रिसर्च करिएगा और सप्लायर रिसर्च करिएगा। ठीक है। सो मुझे तो ये जैसे कि याद है ये, सो हम आगे बढ़ते हैं, हम डायरेक्टली जो है इन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और अपना कम से कम एक मैन्युफैक्चरर ढूंढ लेते हैं। मज़ीद फिर ये है कि आप देख लीजिएगा इंशाल्लाह। सो जैसे मैंने मेन कीवर्ड लिखा है यहाँ पर, अब जो फ़िल्टर होते हैं हमारे पास, सबसे पहले एक फ़िल्टर होता है ट्रेड एश्योरेंस का, पहले वो हम फ़िल्टर लगाएंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट फ़िल्टर जो हम लगाते हैं वो होता है वेरीफाइड सेलर। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि ट्रेड एश्योरेंस क्या होती है और वेरीफाइड सेलर क्या होता है। ठीक है। सो वो ठीक है, मैंने ये दो फ़िल्टर लगा लिया। अब मैं बताता हूँ ट्रेड एश्योरेंस क्या होता है। ट्रेड एश्योरेंस वो होता है कि अलीबाबा जो होता है उन सप्लायर्स को ये ट्रेड एश्योरेंस देता है कि जो कि इसकी पॉलिसीज़ के हिसाब से वायबल होते हैं और उसकी पॉलिसीज़ को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अलीबाबा की ट्रेड एश्योरेंस की जो पॉलिसी ये होती है कि जो भी सप्लायर है या हम हैं बायर, एज ए बायर, क्योंकि हम यहाँ एज ए बायर जाते हैं, बायर और सप्लायर के बीच में अलीबाबा एक जो है बीच में आगे खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि यार तुम दोनों के बीच में जो भी सेल्स एंड परचेज़ और कम्युनिकेशन होगा वो सारा मेरी वजह से या मैं कराऊंगा। ठीक है। और अगर तुम लोग पैसों का कोई मामलात करते हो तब भी मैं तुम्हारे बीच में एज ए अथॉरिटी हूँगा और मैं तुम्हारे मसाइल को हल करूँगा। समटाइम ट्रेड एश्योरेंस के अंदर ये है कि अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं या कोई भी आप पेमेंट रिलेटेड चैट्स वगैरह कर रहे हैं अलीबाबा के ऊपर, और अगर आपका सप्लायर आपके साथ फ्रॉड करता है, और इवन अगर वो रजिस्टर्ड भी है ट्रेड एश्योरेंस के लिए, अगर आपका सप्लायर आपके साथ फ्रॉड कर रहा है या आपके साथ कुछ ना कुछ धोखा कर रहा है, तो आप अलीबाबा डिस्प्यूट ओपन करके जो है वो, अगर आपने कोई फ़ंड्स को ट्रांसफ़र कर दिए हैं तो वो वापस ले सकते हैं, या उसने कोई मसला कर दिया है, फ़ंड्स दे दिए हैं आपने और कोई इशू कर रहा है, तो ट्रेड एश्योरेंस वाले जितने भी सप्लायर होंगे उसके लिए अलीबाबा रिस्पॉन्सिबल होता है आपको आपके मसाइल को हल करने के हवाले से। अगर सप्लायर आपका पैसे खा जाता है और लेकिन वो खुद है ट्रेड एश्योरेंस कैटेगरी के अंदर, तो आप जाके अलीबाबा पे डिस्प्यूट ओपन करते हैं और अलीबाबा जो है आपको सारे पैसे वापस करता है। इसमें होता है ऐसे कि जब भी आप कुछ पैसे ट्रांसफ़र करते हैं तो डायरेक्टली उस सप्लायर के पास नहीं जाते, वो अलीबाबा के पास जाते हैं, अलीबाबा की वेबसाइट के पास जाते हैं। जब तक आप अलीबाबा आपसे पूछता रहेगा कि क्या मैं उसको पैसे सेंड कर दूं, जब आप कहेंगे हाँ सेंड कर दें, ओके है, मेरे पास डिलीवरी आ गई है, इस तरह कुछ करेंगे, उसके बाद अलीबाबा जो है उसको पैसे सेंड करता है। तब तक जो है ना पैसे अलीबाबा की वेबसाइट पे पड़े रहते हैं, अलीबाबा के पास ही पड़े रहते हैं। ठीक है। सो इसमें ये फ़ायदा होता है कि अगर बीच में कभी भी एक तो ये कि अगर फ्रॉड कर जाए, पैसे खा जाए, तब भी वापस ले सकते हैं। अगर समटाइम ऐसे है कि आप अगर आपकी इन्वेंट्री में कोई मसला है या आपके साथ सप्लायर ने कोई क्वालिटी मसला कर दिया और आप क्या करेंगे, उसकी पेमेंट रोक देंगे अलीबाबा के साथ डिस्प्यूट ओपन करके। ठीक है। सो ऐसे होगा कि अगर रीज़न जो है वैलिड होगा तो अलीबाबा आपको सारी के सारी रिफ़ंड कर देगा। उनके लिए करता है ये अलीबाबा जो ट्रेड एश्योरेंस के अंदर आ रहे होते हैं। अब वेरीफाइड सप्लायर क्या होता है? वेरीफाइड सप्लायर वो होता है कि जिसने अपनी सर्टिफिकेशन, अपनी कंपनी, अपनी फैक्ट्री, अपनी इंडस्ट्री, अपनी मशीन्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग जो है वो अलीबाबा से वेरीफाइड कराई होती है। किस तरह? अब जब भी कोई सप्लायर इसके अंदर अपनी इंडस्ट्री अपनी क्या कहते हैं अकाउंट खोलता है और अपने आप को एज अ रजिस्टर्ड वेरीफाइड के लिए अप्रूव कराने की कोशिश करता है, तो अलीबाबा अप्रूव उनको कर रहा होता है जो कि एक फ़िज़िकली रख रहे होते हैं, फिज़िकली होते हैं। सो अलीबाबा की जो टीम होती है वो फिज़िकली वहाँ जाती है, उनकी इंडस्ट्री एक एक चीज़, इवन उनके एम्प्लॉयज़ वगैरह सब काउंट करके उसकी बेसिस पर इनको वेरीफाइड कहती है कि भाई मैंने इस सप्लायर को खुद जाकर वेरीफाई किया है, एक एक चीज़ वेरीफाई की है, ये झूठ नहीं बोल रहा। तो अलीबाबा जो है ना उसकी एक गारंटी ले रही होती है, कहती है कि मैं इसको वेरीफाई कर चुकी हूँ। तो अलीबाबा खुद फिज़िकली जाके वेरीफाई कर रही होती है, उनको वेरीफाइड सेलर का, सप्लायर का जो है ना टैग देती है। ठीक है। सो यहाँ पर आपको ये क्रेडेंशियल ऑथेंटिसिटी होती है कि ये बंदा जो है ना फ्रॉड नहीं है, ये असली एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है। सो इसके अंदर इनकी लिस्टिंग के अंदर जो भी आपको डिटेल्स या तस्वीरें वगैरह या सर्टिफिकेशन मिल रही होंगी वो सारी की सारी अलीबाबा ने वेरीफाई की है। ठीक है। सो ट्रेड एश्योरेंस वेरीफाइड हो जाता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया मैच करके देख रहे होते हैं। ठीक है। अब जैसे मेरा ये मेन कीवर्ड है, अब मेन कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे जो है नीचे करता जाऊँगा और अपनी प्रोडक्ट जो है मेरी वो मैं ढूंढूँगा। समटाइम ये होता है कि आपको वो प्रोडक्ट इस तरह नहीं मिल रही होती। ठीक है। सो आप जैसे अब मेरी ये प्रोडक्ट है, ये इसके अंदर क्या है कि ये मेन कीवर्ड है। सो चले मेरी वुड की, मेरी जो प्रोडक्ट है वो वुड की है। सो मैं वुड इसके अंदर ऐड कर देता हूँ आगे इसके। जैसे ही मैं वुड ऐड करूँगा तो मेरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं उस तरह की प्रोडक्ट्स आने शुरू हो जाएंगी।
ठीक है, यहाँ पर कैटेगरी बता रहा है आपको, तो ट्रेडिशनल सेलेक्ट कर लें यहाँ से। ठीक हो गया। देखिए अब मेरी प्रोडक्ट जो है ना मेरे सामने आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, अब होगा ये, अब आपने जैसे मेरी ये प्रोडक्ट, इसी तरह आपने देखना है पिक्चर के अंदर, अपनी पिक्चर को मैच करके देखना है, आपकी सब जो कंप्यूटर की पिक्चर है वो मैच करके देखनी है कि इधर यही प्रोडक्ट है वो। ठीक है, तो मैच करके जाएंगे आपने तकरीबन इस तरह कोई 10 सप्लायर आपने खोलने हैं और 10 सप्लायर अपने ढूंढने हैं, वो ढूंढना जो मैन्युफैक्चरर हों और उनकी कंपनीज वगैरह भी अलग अलग हों, और वो जो हैं मैन्युफैक्चरर होने चाहिए, तो अच्छा है। अब चले मैं एक लिस्टिंग के ऊपर आपको करके दिखाऊंगा, आप फिर इसी तरह आपने 10 खोलनी है और 10 बंदों से जो है आपने रब्ता करना है। ठीक है, जैसे कि ये है। अब ठीक है, चलें हम जो है ना इसको, अब इस पर क्राइटेरिया देखते हैं मैच हो रहा है कि हमारा क्राइटेरिया ये होता है कि ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड लगाने के बाद उसके बाद जो डायमंड हैं वो जो है ना 2.5 से ज़्यादा होने चाहिए, वो क्राइटेरिया यहाँ लिखे हुए हैं। डायमंड 2.5 से ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी रेटिंग ही होती है डायमंड्स। उसके बाद जो उसके जो एक्सपीरियंस, उसका जो सप्लायर की जो प्रेजेंस है वो 3 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह ये और भी जैसे एम्प्लॉइज़ इतने होने चाहिए फॉर मैन्युफैक्चरर के लिए, इतने होंगे तो हम वो मैन्युफैक्चरर की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, रिस्पांस टाइम ये बताता है कि वो कितने देर बाद आपको रिस्पांस देगा अगर आपको मैसेज करते हैं तो। रेलेवेंट सर्टिफिकेट वगैरह उसकी लिस्टिंग के अंदर होते हैं, आप पूछ भी सकते हैं। जैसे कि मेरा ये नहीं है, इसमें डायमंड नहीं है इसके पास। अब ये देखिए, ठीक है, ये बंदा जो है ना इसके पास देखिए 3 डायमंड है, पर ये 1 साल इसका प्रेजेंस है, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है। तो इसी तरह स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे आप, 1 साल, 2 साल। ठीक है, चलें हम यहाँ ये कंसिडर कर लेते हैं कि देखिए इसकी 6 साल 3 साल ज़्यादा एक्सपीरियंस इसका है अलीबाबा के ऊपर, ये अवेलेबल है। 2.2 और 2.5 इसके जो है 2.2 से 2.5 के कम से कम ना डायमंड होनी चाहिए, तो ये भी है, हमारी प्रोडक्ट भी ये है। ये देखिए ये हमारे जो सेकेंडरी क्राइटेरियाज़ हैं आफ्टर ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड, वो भी हमारे क्लियर हो गए। जब ये क्लियर हो जाते हैं तो हम इनकी लिस्टिंग्स को खोल देते हैं। इसी तरह आपने तकरीबन ढूंढने हैं, स्क्रॉल कर करके अपने 10 ढूंढने होते हैं, और उन 10 से जो है ना 10 की आप लिस्टिंग वगैरह देख रहे होते हैं। अब क्या क्या देख रहे होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आप लिस्टिंग के अंदर आ जाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट आपने ये देखना है कि आपका उसका रिस्पांस टाइम क्या है। अब देखिए रिस्पांस टाइम इसका देखें अच्छा है, 3 घंटे से कम है। ठीक है, 3 घंटे से कम है। अब क्या होता है कि हमारा 3 घंटे या हम 5 घंटे तक भी कंसिडर कर लेते हैं, 5 घंटे अगर उसका रिस्पांस टाइम हो तो देखिए इसका बहुत अच्छा रिस्पांस टाइम है, ये भी क्राइटेरिया हो गया। ऑन टाइम डिलीवरी भी इसकी बहुत अच्छी है। ठीक है, उसके बाद ये है कि नीचे करते हैं हम प्रोफाइल, कंपनी प्रोफाइल खोलते हैं। ठीक है, अब देखिए कंपनी के बारे में डिटेल्स लिखी हैं सारी इसके अंदर। इसके पास देखिए ये ट्रेडिंग कंपनी है। वैसे हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर के साथ काम करते हैं। यहाँ पर लिखा होता है आगे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ठीक है, यहाँ लिखा होता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं लिखा हुआ इसके अंदर तो ये ट्रेडिंग कंपनी है। ठीक है, चलते हैं अगेन पीछे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अच्छे से ही करके दिखाता हूँ। वापस आ गया, चलें वो भी रिजेक्ट हो गया हमसे। नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। ठीक है, चलें कंसिडर कर लें आपकी मेरी ये प्रोडक्ट है। ठीक है, मेरी ये प्रोडक्ट है और उसमें देखें 3 साल इसकी प्रेजेंस है, 2 डायमंड भी हैं इसके अंदर, ट्रेड एश्योरेंस भी वेरीफाइड भी है। ठीक है, चलें हम इसकी लिस्टिंग खोल लेते हैं। खुलने के बाद हम नेक्स्ट क्या कर रहे होते हैं, हम ये भी देखें ट्रेडिंग कंपनी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको भी छोड़ें। चलें कंसिडर कर लेते हैं आप। ठीक है, आप जो है ना आपने कोशिश ये करनी है, आपने वो देखनी कंपनी जिसके जो है यहाँ पर लिखा होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, और एंड ट्रेडिंग भी लिखा हुआ साथ, तो कोई मसला नहीं है, पर मैन्युफैक्चरिंग लिखा होना चाहिए, वो भी लिखा होना चाहिए। और साथ साथ जब आप कंपनी डिटेल में आ जाएंगे आप, आपको यहाँ पर भी एम्प्लॉयज़ लिखे हुए नज़र आ जाएंगे कि टोटल एम्प्लॉयज़ 51 से 100 पीपल होने चाहिए कंपनी के अंदर। ठीक है, ये तो प्योरली ट्रेडिंग कंपनी है। देखिए ट्रेडिंग कंपनी पिक्चर्स भी ट्रेडिंग से लग रही हैं, ये देखें। और इसी तरह कंपनी के अंदर क्या होता है, कंपनी की ये मेन कैटेगरीज में ये काम कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ से मेन कंपनी वजह, यहाँ से कितने एम्प्लॉयज़ में काम करें वो मालूम हो जाएगा आपको। यहाँ से कंपनी कौन सी टाइप की वो मालूम होता है। ये देखिए रिस्पांस टाइम, ऑन टाइम डिलीवरी। समहाउ जो है ना ये हमारा अच्छा ट्रेडिंग कंपनी में अगर है तो अच्छा जो है ना इसका हिसाब किताब है। ठीक है, मज़ीद भी इंफॉर्मेशन होती हैं जो कि हम प्रोडक्ट के रिलेटेड पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स करें तो ये वुड में कैटेगरी में दे रहा है आपको,
सब चीज़ें देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट के हिसाब से लिखी हुई है। सो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ये चीज़ें जो हमने देखी और जो कि स्लाइड्स में भी लिखी हुई हैं, कहाँ कहाँ होती हैं मैंने आपको दिखा दी है। सो ये चीज़ें देखकर हम अपने सप्लायर्स वगैरह 10 या 5 या 8 जितने भी हमें सेलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर वैसे हम ढूंढते हैं, ट्रेडिंग से नहीं काम करते, ट्रेडिंग वाले अपना कुछ प्रॉफिट रख के जो है हमें सेल कर रहे होते हैं। सो हम किस तरह अप्रोच करेंगे सप्लायर्स को? सप्लायर्स को अप्रोच करने के हमारे पास बेसिकली 4 मेथड हैं। बेसिकली सप्लायर को रीच करने के हमारे पास 4 मेथड होते हैं। ठीक है, और सबसे पहला हमारा मेथड होता है RFQ। RFQ क्या होता है कि वो होता है रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। सो हम अब चलें पहला मेथड पर एक मेथड करके देखते हैं हम किस तरह अप्रोच करते हैं, उनसे कम्युनिकेशन करते हैं। सो हम यहाँ आ जाते हैं। अब देखिए होता क्या है कि आप चलें मेन पेज पे वापस आते हैं हम। ठीक है, मेन पेज पे आ जाते हैं। अब जब मेन पेज पे आएंगे अपने मेन कीवर्ड, अब RFQ में क्या होता है, फॉर एग्जांपल RFQ अगर आप देखना चाहते हैं तो ये ऑप्शन यहाँ बायर्स में नज़र आता है, बायर सेंट्रल के अंदर। सो थोड़ा सा ये लोड हो जाए। सो RFQ में क्या होता है कि मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें ये होता है कि हम आपके सामने एक पूरा का पूरा प्रपोजल की तरह बन के आ जाएगा। उसमें आप अपनी प्रोडक्ट की नेम, डिटेल्स, कैटेगरी और आप किस तरह शिप करना चाहते हैं, वो कितना बजट है, कितने पीसेस चाहिए आपको, सब चीज़ें डिटेल्स वगैरह आप उसमें ऐड करेंगे अपने हिसाब से, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो ऐड करने के बाद जैसे ही आप सबमिट कर देंगे तो होगा ये कि ये जो RFQ होगा, ये जो आपका जो आप लिखेंगे सारा, ये क्या करेगा, ये ओपन मार्केट में जो है ना ये चला जाएगा। ओपन मार्केट में ये होगा कि वो ऐसी जगह पे चला जाएगा जहाँ पर बायर्स आपके प्रपोज़ल को देखेंगे और वही बायर्स आपको अप्रोच करेंगे, खुद ब खुद ही अप्रोच करेंगे, जो कि आपके RFQ के हिसाब से वाइबल होंगे। ठीक है, वो इस तरह ये होता है कि आप खुद किसी सप्लायर के पास नहीं जाते, पर एक ही दफ़ा मेहनत करके आप थोड़ा सा एक RFQ लिख के सबमिट कर देते हैं और आपके पास 10, 20, 50 जितने भी सप्लायर आपके प्रोडक्ट के होंगे और ख़ुद ब खुद आपको रब्ता करते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह का जो है हसल फ्री मेथड भी होता है। इसमें बस आपको एक प्रपोज़ल लिखना है और सबमिट कर देना और सबके सब सप्लायर आपको खुद ब खुद कॉन्टैक्ट करते हैं। ठीक है, सो आज ये बायर सेंट्रल के अंदर देखें, ये राइट पे देखें, ये सबमिट RFQ लिखा हुआ है। तो इसको आप क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक फॉर्म की तरह बना आ जाएगा। उसमें अपने प्रोडक्ट की सारी डिटेल्स वगैरह जो है ना प्रोवाइड करनी है। जैसे कि प्रोडक्ट का नेम या मेन कीवर्ड लिख दें आप, यहाँ पर कोई मेन कीवर्ड जैसे आपका होगा वो लिख दें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। कैटेगरी किस तरह निकालते हैं प्रोडक्ट की, वो जो है मैंने आपको जो लास्ट क्लास है जो मेरी इसमें बता दी है कि किस तरह कैटेगरी निकाली जाती है। ठीक है, और यहाँ प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह डालेंगे सारी की सारी, जो भी हमारी, जैसे मेरी इस शीट के अंदर मैंने ये शीट बनाई, इसमें लिखा है जैसे कैटेगरी ये है मेरी, और मेरी जो मटेरियल ये है, वुड है, डायमेंशंस ये हैं और वेट ये है, यानी कि हर चीज़ मैंने ये निकाल ली थी। किस तरह निकाली वो मैंने पिछली क्लास में बताया, तो आप काइंडली वो ज़रूर देखिएगा। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आपको शायद इस क्लास में समझ नहीं आएंगी, जस्ट बिकॉज वो प्रीवियस क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो टाइम की थोड़ी सी है क्योंकि ये क्लास ऑलरेडी बड़ी हो जाएगी, तो जब ही मैं आपको दोबारा से करके नहीं दिखा रहा, वो लास्ट क्लास में है तो आप देख लीजिएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे, आप कैटेगरी सेलेक्ट कर लेंगे अपनी जो भी है। यहाँ पर आप लिखेंगे, क्योंकि हम प्राइवेट लेवल कर रहे हैं तो हम कस्टमाइज़ प्रोडक्ट पर टिक करेंगे। यहाँ से हम लिखेंगे कि हमने कौन कौन सी चीज़ें कस्टमाइज़ करानी है। जैसे कि मैंने लोगो भी अपना बनवाना है, अपना पैकेजिंग अपनी करवानी है, तो ये दोनों सेलेक्ट कर लिए थे मैंने। यहाँ से आपके सोर्सिंग का मतलब कि हम होलसेल नहीं कर रहे, हम कुछ और नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिटेल करते हैं अमेज़ॉन के ऊपर, तो हम यहाँ से ये सेलेक्ट कर लेंगे। मेरे अब मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी यानी कम से कम पीसेस कितने मंगवाने हैं आपने, जैसे मैंने 500 लिख दिए, पीसेस यूनिट ले लिया। अब ट्रेड टर्म्स क्या है, जैसे कि DTP भी होता है, EXW भी होता है। अब मैंने यहाँ इसको बता दिया कि भाई मैं DTP कराना चाहता हूँ। ठीक है, DTP सेलेक्ट कर दिया मैंने। सो मेरा बजट भी मैंने थोड़ा सा बता दिया इसको। अपनी प्रोडक्ट की डिटेल्स लिखनी है सारी की सारी, जो भी आप चाह रहे हैं प्रोडक्ट की, जिस तरह बनवाना चाह रहे हैं, नेगेटिव रिव्यूज़ जो भी हैं उस प्रोडक्ट की वो लिखें, उनको इम्प्लीमेंट करें, पॉजिटिविटी लिखें, यानी हर चीज़ डिटेल एक डिस्क्रिप्टिव वे में आप लिखेंगे। 8000 वर्ड्स की आपके मैक्सिमम लिमिट है, भर दें इसके अंदर पूरी की पूरी डिटेल्स। वो लिखें, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट की इमेज अपलोड कर दें और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप खुद ब खुद जैसे ये सबमिट हो जाएगी तो बहुत सारे सप्लायर जो आपके प्रोडक्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये सप्लायर प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारे आपको खुद ब खुद ही कांटेक्ट करेंगे। बस आपकी जो है ना मेहनत ये थी, आपने ये फॉर्म भरना है, बाकी सब खुद पहुंच जाएंगे आपके पास। ठीक है, सबसे पहला मेथड हमारा ये था RFQ का। सेकंड मेथड है सप्लायर बाय रीजन्स। सप्लायर बाय रीजन्स के अंदर मैं बता देता हूँ क्या होता है। सप्लायर बाय रीजन में ये होता है कि हम कंट्री वाइज जो है ना प्रोडक्ट को रिसर्च कर रहे हैं। हम कंट्री का फ़िल्टर लगा लेते हैं। कंट्री का फ़िल्टर लगाने के बाद हम उसी कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट का कीवर्ड लिखेंगे तो वो उस कंट्री के सप्लायर हमारे सामने आएंगे। सॉरी, मैन्युफैक्चरर या सप्लायर।
ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान टेक्सटाइल के अंदर, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के अंदर बहुत अच्छा है। अब अलीबाबा पे जाकर हम कंट्री का फ़िल्टर लगाकर पाकिस्तान करेंगे, फिर पाकिस्तान के सर्च में जाकर हम लिखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरर हमारे सामने आएंगे। ठीक है, चलें करके देखते हैं किस तरह करते हैं ये। आ जाए, हम वापस आ जाते हैं मेन पेज पे। सो इसी तरह हम बायर्स सेंट्रल के अंदर ही हमारे पास ये वाला सब सर्च बाय रीजन का ऑप्शन होता है। तो थोड़ा सा ये लोड कर ले। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास RFQ के नीचे लिखा हुआ है सप्लायर्स बाय रीजन्स। इस पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए पेज पे आ जाएंगे, जहाँ पर नेशन वाइज हम जो है प्रोडक्ट को या सप्लायर्स की फ़िल्टर लगाकर सर्च कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान अच्छे टेक्सटाइल बनाता है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, सबसे पहले आके पाकिस्तान पे टिक करूँगा कि भाई मुझे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सप्लायर दिखाओ। अब जब मैं पाकिस्तान पे क्लिक करूँगा, आप देखेंगे कि इसका सब कुछ चेंज हो गया। आप देखिए पाकिस्तानी जैसे लग रहा है, हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर आके आप प्रोडक्ट जो है पाकिस्तानी, जो आप सप्लायर देखना चाह रहे हैं, पाकिस्तान सोर्स कराना चाह रहे हैं अगर फॉर एग्जांपल, तो यहाँ लिख के सर्च करेंगे तो पाकिस्तानी सप्लायर आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, सो ये था कि सर्च सप्लायर्स बाय रीजन करने का तरीका। नेक्स्ट होता है हमारे पास कॉन्टैक्ट सप्लायर। अब ये जो दोनों मेथड थे, ये थे कि आप जब किसी को स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, आप रैंडमली ऐसे ही करके आप किसी तरीके पहुँच जाते हैं। इसमें इनमें क्या होता है कि इनके लिए आपको पहले सप्लायर्स की हासिल करनी पड़ेगी, सप्लायर ढूंढने पड़ेंगे, उसके बाद आपको जो है उनसे ये वाले दोनों मेथड्स यूज़ करने पड़ेंगे। कॉन्टैक्ट ऑप्शन कहाँ होता है? कॉन्टैक्ट ऑप्शन भी इसी तरह होता है कि आप सप्लायर को कॉन्टैक्ट, एक सप्लायर का बटन होता है, उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके सामने चैट बॉक्स खुल के आ जाता है, और उसके अंदर भी एक तरह का परफॉर्मा बना होता है, जिस तरह RFQ के अंदर होता है। उसमें भी आप प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह डालते हैं, पर वो जब सेंड करेंगे तो वो सप्लायर को सेंड होगी, ना कि सबको। ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड तरह की RFQ होती है, वो वाली होती है ब्रॉड RFQ, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो ये भी करके देखते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया था आपके सामने। तो यहाँ पर देखिए कॉन्टैक्ट सप्लायर का बटन है, इसको क्लिक करेंगे तो एक आपके सामने ना चैट बॉक्स की तरह खुल के आ जाएगा प्रपोजल। अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर क्या करना है, हमने अपनी सारी प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह, अटैचमेंट्स वगैरह सब कुछ ऐड करेंगे और लिख के भेजेंगे, तो ये सप्लायर के पास जाएगी, वो हमसे कॉन्टैक्ट करेगा। ये भी एक तरह का प्रपोजल होता है, पर हम इस सप्लायर का प्रपोजल सिर्फ भेज रहे हैं। ठीक है, तो सेंड करेंगे, वो आपको रिस्पॉन्ड बैक करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो चौथा मेथड है वो है चैट नाउ का। चैट नाउ मेथड जो होता है, ये भी चैट नाउ बटन यहीं पर ही होता है, अंदर ही प्रोफाइल के। सो यहाँ पर ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा एक तो फास्ट मेथड है, जल्दी से आपको रिप्लाई मिल रहे होते हैं, और ये मेथड हम प्रीफर कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा जब हम सप्लायर से बात कर रहे होते हैं, क्योंकि जल्दी जल्दी हमारी कम्युनिकेशन हो रही होती है, जो कि हम यही चाह रहे होते हैं कि टाइम बचे। सो वो कहाँ होता है, ये देखें, या तो यहाँ चैट नाउ लिखा होगा, या तो यहाँ पर देखें पिक्चर बनी हुई, ये देखें यहाँ पे, या तो यहाँ क्लिक कर दें। क्लिक करेंगे तो ये जैसे हमारा फेसबुक का एक मैसेंजर होता है, उस तरह का मैसेंजर खुल जाएगा। यहाँ पर आप इनसे बात कर सकते हैं। जैसे देखें यहाँ पर प्लीज़ टाइप योर मैसेज, यहाँ पर लिख के आप इनको ग्रीटिंग्स करें, इनसे जो है ना अप्रोच करें और इनसे बात कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा फोर्थ मेथड था, जो कि हाउ टू अप्रोच सप्लायर्स का था। नेक्स्ट चीज़ें होती हैं कि कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, वो ये कि आपने किन चीज़ें का ख्याल रखना है जब आप सप्लायर से बात कर रहे हैं। आपने किन चीज़ों का ख्याल रखना है, वो ये है कि जैसे कि आपने कोई भी पेमेंट रिलेटेड कम्युनिकेशन या पेमेंट्स वगैरह हैं, वो जो हैं किसी और भी मेथड से नहीं करनी, सिर्फ़ और सिर्फ आपने वो मेथड यूज़ करना है जो कि मैं आपको पेमेंट के, जो मैं आगे आपको बताऊँगा। ठीक है, उसके बाद जो भी पेमेंट रिलेटेड या बिज़नेस रिलेटेड कम्युनिकेशन हैं, सारी की सारी अपने अलीबाबा के ही प्लेटफॉर्म को यूज़ करके करनी है, ताकि अगर आपका सप्लायर कोई भी आपके साथ प्रॉब्लम्स कर रहा है या कोई इशू कर रहा है, तो आप अलीबाबा पे डिस्प्यूट ओपन करके कह सकते हैं कि अलीबाबा कि हमने जो है ना कम्युनिकेशन सारे आपके ही प्लेटफॉर्म पे की थी, ये उसके मैसेज के स्क्रीनशॉट्स हैं, ये चीज़ें हैं। तो अलीबाबा उसको डिस्प्यूट को ओपन करके आपका साथ देगा और आपको एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो ये चीज़ों का अपने ख्याल रखना है। उसके बाद हमने क्या चीज़ें जो दिमाग में हमने रखनी है, लाइक जब भी हम सप्लायर के पास जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमने ये सोच के रखना है कि हमने इतने मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटीज़ जो है बनवानी है, या इसके लिए उससे बात करनी है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि कम से कम इतने पीसेस हमने उससे कहने के हमें चाहिए। सो मिनिमम इतना हमारा ऑर्डर होगा, तो ये चीज़ होती है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। तो पेमेंट जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, पेमेंट टर्म्स या यूज़ कर रहे होते हैं, वो ये होता है कि हम सप्लायर से बात करते हैं कि मैं जो है ना आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले 30% पेमेंट कर दूंगा, और बाकी 70% मैं तब करूँगा जब मेरी प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगी। सो ये आप खुद ही उसको बताते हैं, तो ये आपको ये भी ध्यान रखना है। तो आपको ये भी रखना है ध्यान में कि आप कौन कौन तरीक़ों से पेमेंट कर सकते हैं। उसको पेपाल से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड से भी आपको पेमेंट कर सकते हैं। TT जो है ना अलीबाबा की एक सर्विस है, वो भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। इनके अलावा कोई भी प्रीफर्ड मेथड नहीं है।
पेमेंट करने का। इसके अलावा आपने किसी भी तरीके से मेथड नहीं करना है, किसी और अगर तरीके से मेथड्स के ज़रिए पेमेंट करते हैं और अगर पेमेंट आपकी डिज़ोल्व कर लेता है, वो खा जाता है, तो वापसी के तरीके नहीं है। सो ये बहुत अच्छे तरीके हैं। क्रेडिट कार्ड का ये है कि बहुत आपको फ़ायदा देता है, डिस्प्यूट ओपन कर सकते हैं आप, ठीक है। पाकिस्तानी हम इसको बहुत सपोर्ट करते हैं। सो डायमेंशन क्या होती है प्रोडक्ट की, आपको दिमाग में जहन में रखना है कि आपने इस डायमेंशन से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट का डायमेंशन नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा डायमेंशन होगा तो आपको जो है FBA फ़ीस से ज़्यादा लगेंगी, क्योंकि ये जो डायमेंशन में लिखे हैं ये है लार्ज स्टैंडर्ड साइज़ के। इससे कुछ भी ऊपर जाएगा तो वो हमारे ओवर साइज़ में आ जाएगा, जो कि हमें FBA फ़ीस शिपमेंट फ़ीस से ज़्यादा लग सकती हैं, ठीक है। सो हमें ख्याल रखना है कि हमारी प्रोडक्ट के डायमेंशन इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। प्रोडक्ट का वेट जो है 1.5 किलो से या 3.3 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, होगा ज़्यादा फ़ीसेस लगेंगी। मास्टर कार्टन जो होता है एक बड़ा कार्टन, जिसमें हमारे सारे की सारी प्रोडक्ट्स डालकर वो भेजता है सप्लायर, यानी जो बड़ा सा कार्टन नहीं होता एक, जिसमें हमारे छोटी छोटी प्रोडक्ट्स को सबको एक जगह फिट डाल के वो हमें आगे ट्रांसफ़र करेगा, तो वो होता है मास्टर कार्टन। मास्टर कार्टन के जो डायमेंशंस हैं वो 25 बाय 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ज़्यादा होंगे तो हमें फ्रेट की फ़ीसें ज़्यादा लग जाएंगी, ठीक है। उसी तरह मास्टर कॉटन का जो वेट है 22.6 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम होना चाहिए, यानी 50 पाउंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो ये चीज़ें आपने राइट कर लें, लिख लें। स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी इंशाल्लाह, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ऐड कर दूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ सोर्सिंग के कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ चीज़ें जो हमें देखनी होती हैं। अब क्या क्या चीज़ें आपने जो फॉलो करनी है वो ये कि सबसे पहले आपने प्रोडक्ट जो है हंट कर लेनी है, वहाँ से मेन कीवर्ड निकालना है। मेन कीवर्ड निकाल के अपने एक सेगमेंटेशन के ज़रिए कंप्यूटर सेलेक्ट कर लेना है। उसके ज़रिए फिर अपने अलीबाबा पे आके अपना मेन कीवर्ड लिख के वहाँ सप्लायर्स के पास जाना है। फिर क्या करना है, आपने जो मैंने क्राइटेरिया पीछे बता, ट्रेड एश्योरेंस, मैन्युफैक्चर वगैरह, उनकी बेसिस पे आपने 5 से 10 सप्लायर फाइनलाइज़ करने हैं, उनसे बात करनी है। बात करके आपने अब बात किस हवाले से करनी है, आपने प्राइसिंग के हवाले से करनी है, MOQ कितने देंगे वो बात करनी है। आपका लीड टाइम क्या होता है, लीड टाइम कहते हैं कि कितने आज ऑर्डर देने के बाद कितने वक्त बाद जो है आपकी प्रोडक्ट जो है सारी की सारी बन जाएगी, उसे कहते हैं लीड टाइम। पैकेजिंग की कौन कौन सी जो है उनके पास अवेलेबिलिटी है, इधर वो कलर बॉक्स है, ब्लिस्टिंग पैकेजेस हैं, तो क्या क्या चीज़ें हैं वो पूछेंगे। रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स हैं आपके पास, ये भी आप पूछते हैं उससे। सो ये चीज़ें आपने उनसे पूछनी है, ठीक है। एनेबलर क्राइटेरिया, एनेबलर्स ने जो है हमें एक कॉन्टैक्ट सप्लायर टेम्पलेट भी दिया हुआ है, जिसको हम यूज़ करके अपने सप्लायर से कन्वर्सेशंस कर रहे होते हैं। चलें मैं आपको थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे देता हूँ। मज़ीद आप इन स्लाइडों के अंदर ये मौजूद है, आप ख़ुद भी जो है इसका ओवरव्यू ले सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा पहला ये इनिशियल सप्लायर कॉन्टैक्ट मैसेज, जो सबसे पहले आपने मैसेज करना है अपने सप्लायर को, वो ये वाला मैसेज है। इसमें आपने उसका नाम, डियर, अपना नाम, अपनी कंपनी, आप एज ए प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं, किस कंपनी के मैनेजर हैं, प्रोडक्ट का नेम लिखना है यहाँ पर, प्रोडक्ट कैटेगरी जिसमें आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो लिखना है, प्रोडक्ट की नेम डेट लगा के, पिक्चर लगा के आपने इसको सेंड करनी है। सो ये चीज़ें, ये वाला पहले वाला जो मेथड, पहला टेम्पलेट है, जो ये सेकंड नहीं पहले वाला, ये अब सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन होता है जो कि हम अपने सप्लायर से कर रहे होते हैं, ठीक है। सो ये टेम्पलेट आपको मिल जाएगा, स्लाइड्स के अंदर भी ये एनेबलर्स ने हमें प्रोवाइड किया हुआ है। नेक्स्ट जो हैं क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमने सप्लायर से किसी भी हाल में पूछने ही पूछने। अगर आप सप्लायर से सवाल नहीं पूछेंगे खुद, सप्लायर आपको किसी तरीके की कोई भी इन्फॉर्मेशन देने के लिए राज़ी नहीं होगा खुद से। सो आपको खुद बहुत सारे सवाल करने हैं, अपनी क्यूरीज़, अपने प्रॉब्लम्स, जो भी आपके जहन में आ रही है आपने उसे पूछनी है। वो रिस्पॉन्सिबल है आपको जवाब देने का, क्योंकि आप बायर हैं। अगर आप भाग जाएंगे तो वो कमाएगा नहीं। सो वो रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ का कि आपके हर क्यूरी का जवाब दे। सो ये वाले कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपने पूछने ही पूछने हैं। जैसे कि आपके प्रोडक्ट, जो आप प्रोडक्ट आपकी प्रोडक्ट है, क्या आपने पूछना है कि जो मेरी प्रोडक्ट तस्वीर मैंने भेजी है, क्या आपके पास ये इस तरह की प्रोडक्ट बनाते हैं आप, या प्रोडक्ट आपके पास होती है, ये सप्लायर से पूछेंगे। पूछना ज़रूरी इसलिए कि समटाइम ये होता है कि प्रोडक्ट वो ख़त्म हो चुकी होती है, या तो उन्होंने काम करना छोड़ दिया होता है, पर लिस्टिंग उनकी बरकरार रह जाती है। सो आपने उसके बाद ये पूछना है कि आप मुझे प्राइवेट लेबल कराना है, क्या आप करते हैं प्राइवेट लेबलिंग। उसके बाद पूछना है कि प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट किस तरह करते हैं, क्या करते हैं, क्या हिसाब किताब है, क्या क्राइटेरिया है, MOQ कितने की देंगे आप, और उसके बाद आपको कितना टाइम लगेगा प्रोडक्ट मेरी सारी बनाने में। पेमेंट टर्म्स कौन सी हैं, कि इधर क्रेडिट कार्ड से लेंगे या वो पेपाल से लेंगे, ये पूछते हैं। उसके बाद मोड ऑफ़ शिपमेंट्स, मोड ऑफ़ पेमेंट क्या है, ठीक है, कि 30%, 40%, किस तरह, पहले 30% ले लें फिर 70%, या बताते हैं उसको खुद ही। DDP कराना है, FOB कराना है, वो यहाँ पर आप उससे पूछ लेंगे या बताएंगे। पैकेजिंग टाइप्स, लोगो वगैरह किस तरह प्रिंट करते हैं, क्या करते हैं, वो भी आपने उससे पूछना है। सो ये चीज़ें आपने बहुत ज़रूरी हैं पूछना आपके लिए। नेक्स्ट आता है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के अंदर क्या होता है कि जो भी हम लोगो वगैरह, क्योंकि हम प्राइवेट लेबल कर रहे होते हैं, सो हम अपना लोगो बनवाते हैं कंपनी का, ठीक है, अपने ब्रांड का लोगो बनवाते हैं। सो ब्रांडिंग के अंदर हम क्या, एक तो अपना लोगो बनवाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पैकेज भी डिज़ाइन कराते हैं अपने लोगों के हिसाब से, अपने उस हिसाब से, ठीक है।
क्योंकि पैकेज डिज़ाइन कराएंगे, लोगो भी डिज़ाइन कराएंगे अपना, फिर वो लोगो पैकेजिंग प्रिंट करवा के उसमें अपनी प्रोडक्ट डलवाएंगे और सप्लायर से वो शिप करवाएंगे अमेज़ॉन। ठीक है, सो हम ये चीज़ें हैं। अब ये चीज़ें लोगो पैकेजिंग वगैरह बनवा लेते हैं हम, वो PDF फाइल में हम अपने सप्लायर को सेंड कर देते हैं। अभी हमारे पास कौन सी अवेलेबल पैकेजिंग टाइप्स होती हैं वो मैं बता देता हूँ आपको। जैसे हमारे पास पॉली बैग होती है, ब्राउन बॉक्स होती है, कलर बॉक्स होती है, ब्लिस्टिंग पैकेजिंग होती है। और चले मैं इनमें से आपको कुछ दिखा देता हूँ किस तरह आप मज़ीद देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, वो मैं बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये ब्लिस्टिंग पैकेजिंग है, वो क्या होती है। ठीक है, सो आपने क्या करना है कि जो भी पैकेजिंग मैंने यहाँ लिखी है वो आपने कॉपी करनी है और सिंपली आपने आना है गूगल के ऊपर आके आपने नए टैब खोलना है। अगर आपको इस पैकेजिंग का नहीं पता कि किस तरह दिखती है तो आपने उसका नाम यहाँ पेस्ट करके ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके कर देंगे तो आपके सामने ना ब्लिस्टरिंग पैकेजिंग के आ जाएंगे। अब ब्लिस्टरिंग पैकेजिंग क्या होती है कि आपने देखे होंगे मोबाइल चार्जर्स वगैरह होते हैं, एक तरफ से प्लास्टिक का होता है, देखें जैसे ये, और दूसरी तरफ से क्या होता है वो गत्ते की तरह होता है। लाइक एक तरफ ट्रांसपेरेंट होता है, दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंट नहीं होता समटाइम, दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट होता है। तो ये होती है ब्लिस्टरिंग पैकेजिंग। जिस तरह मेडिसिन की होती है, एक तरफ से हमें मेडिसिन अंदर से नज़र आ रही है कि क्या किस तरह की मेडिसिन, कलर क्या है, सबको नज़र आ रहा होता है, दूसरी तरफ से क्या होता है इसकी पैकिंग होती है। सो ये वाली पैकेजिंग हमारी ब्लिस्टरिंग पैकेजिंग होती है। ठीक है, सो जैसे ये देखें टूथ ब्रश हो गया, और इसी तरह जैसे ये देखें ये देखिए जैसे कि ये है, ये ब्लिस्टरिंग पैकेजिंग हमारी। सो ये पैकेजिंग है। इसी तरह आप एक एक करके सब पैकेजिंग यहाँ से कॉपी करके मज़ीद आप जैसे ही पेस्ट करके आप सर्च करते हैं गूगल पे तो आपको मालूम हो जाएगा कि किस तरह की पैकेजिंग है। फिर जो भी आपको सूटेबल लग रही है आप उस तरह की पैकेजिंग के बारे में पूछते हैं कि वो अवेलेबल है सप्लायर से। अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप चेंज कर लेते हैं यहाँ से। तो ये ऑप्शन हैं आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन के ऊपर। सो नेक्स्ट ये होता है हम कोटेशंस लेते हैं। अब कोटेशंस किस तरह लेंगे हम, जब सारी निगोशिएशन कर लेते हैं अपने सप्लायर के साथ, अच्छी तरह बातें कर लेंगे। ठीक है, और उनसे क्या करेंगे हम, जब क्या क्या बातें करेंगे, अच्छी तरह बातें करेंगे, अच्छी प्राइसेस लेंगे, निगोशिएट करेंगे, कम प्राइसेस में लेंगे, वो प्राइसेस उन प्राइसेस में लेंगे जिनमें हमें अच्छा मार्जिन बच रहा होता है, और उसे प्राइवेट लेबल करा लेंगे। सो सब चीज़ें करने के बाद, सब इन्फॉर्मेशन लेने के बाद ना वो हमें क्या करेगा, कोटेशंस देगा। कोटेशंस क्या होते हैं, कोटेशंस एक कंपनी की एक परफॉर्मा होता है जिसके अंदर हमारी जो प्रोडक्ट हमने उसको बताई होती है, उसके अंदर कोटेशन के अंदर ना उस बंदे ने एक प्रोडक्ट की डिटेल्स वगैरह सारी हमारी प्रोडक्ट डिटेल्स वगैरह लिखी होती हैं, और उन डिटेल की बेसिस पे वो हमें डिफरेंट प्राइसेस दे रहा होता है, रेट्स दे देता है। ठीक है, जैसे DDP में भी दे देगा आपको, EXW में दे देगा। फिर आप वो रेट्स जो होते हैं फिर उनकी बेसिस पे आप जो है अपना मार्जिन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि जब भी आप MOQs ऑर्डर करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि चले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह होती है। सो ये मैंने अपनी सोर्सिंग की थी। ठीक है, सो ये देखें ये FOB की ये उस सप्लायर का नाम है, ये FOB, ये मॉडल के अंदर मुझे कोटेशन मिली है। ये नोरा चैन है, DDP है। ये कोटेशन आपको कंपनी वाले देते हैं जब आपसे हर चीज़ डिटेल लेने के बाद आखिर में आपको ये दे रहे होते हैं। चलिए हम DTP खोल लेते हैं। ये चीज़ें आप खोल सकते हैं, स्लाइड्स के अंदर अवेलेबल हैं, आप खुद ये देख सकते हैं। ये सारी मेरी खुद अप्लाइड चीज़ें हैं, मैंने खुद ही इन चीज़ों की सोर्सिंग की हुई है। सो ये कंपनी से रिलेटेड है, मैंने खुद नहीं बनाया। सो ये देखें, अब ये देखिए मेरी कंपनी का नाम इन्होंने लिख दिया यहाँ पर, और इन्होंने अपना एड्रेस लिख दिया, ये मेरा एड्रेस लिख दिया कि मैं कहाँ शिप कराना चाहता हूँ, DDP से कराना चाहता हूँ। इन्होंने लिख दिया पेमेंट 100%। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं कि उन्होंने लिख दी हैं पर आप इनसे बाद में चेंज करा सकते हैं। ठीक है, सो ये देखिए डिलीवरी जो होती है वो 25 डेज़ के अंदर ये बता रही हैं, यानी कि डिलीवरी हो जाएगी। देखिए मेरी ये मेन प्रोडक्ट का नेम, मॉडल, पिक्चर, मूवी तस्वीर, उसकी साइज़, लेंथ वगैरह, वेट, किस तरह का पैकेज होगा वो, वेट्स बाय सी, टोटल वेट, CBM, यानी हर चीज़ देखें इसने मुझे प्रोवाइड कर दी है रेट के साथ। ये देखें रेट्स हैं कि मुझे एक पीस इतने का पड़ रहा है और एक पीस में 1000 में कराऊँ तब भी मुझे इतने का ही पड़ रहा है। सो इस तरह आपको रेट वगैरह मिल जाते हैं, और ये हमारी कोटेशंस अपनी कंपनी से होती हैं। आप इस तरह की कोटेशंस आप ले लेते हैं, 5 कोटेशन 10 सप्लायर से बात कर रहे हैं तो कम से कम उनमें से 5 की आपके कोटेशन ऐसी होनी चाहिए जिनको आप मद्देनज़र रख के फिर बेस्ट कोटेशंस को आप कंसीडर करके उनसे हम सैंपल मंगवाते हैं। ठीक है, सो इस तरह आप कोटेशंस वगैरह रीड कर लेते हैं और उनको फ्यूचर के लिए रख लेते हैं। तो इन कोटेशंस की जो ना डेट होती है, ठीक है, एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर लिखी होती है कि जिसमें भाई कितने वक्त तक ये एक्सपायर हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह की आपकी कोटेशंस होती हैं जो आपको मिल जाती हैं सप्लायर से। ये एंड में मिलती हैं जब आप सारी बातें सब कुछ डिस्कस कर चुके होते हैं, एंड में आप उनसे कोटेशन ले लेते हैं। नेक्स्ट कोटेशंस होती हैं बेस्ट। नेक्स्ट कोटेशन बेस्ट होती हैं उनमें से जो है ना, जैसे आपको 10 सप्लायर्स आपने बात की है, उनमें से 5 आपको जवाब 5 ने कोटेशंस भेजी हैं, तो उनमें से आप बेस्ट जो होंगे सबसे जिनके रेट अच्छे होंगे, ये क्योंकि रेट और आपकी प्रोडक्ट वगैरह की डायमेंशन और दिखने में आपकी क्वालिटी अच्छी नज़र आ रही है तो उनको बेस्ट आप सेलेक्ट कर लेते हैं। 3 सेलेक्ट करते हैं, 3 से क्या करते हैं आप, जो 3 सप्लायर सेलेक्ट कर लेते हैं बेस्ट सबसे कोटेशन की बेसिस पे, उनमें से ये करते हैं आप तीनों से क्या करते हैं, सप्लायर से सैंपल मंगवाते हैं। ठीक है, आप सैंपल के प्रोडक्ट्स मंगवाएंगे
और चेक क्यों मंगवाएंगे प्रोडक्ट, ताकि आप चेक करेंगे क्वालिटी किस तरह की है प्रोडक्ट की क्वालिटी किस तरह की है। और उसके साथ साथ जैसे ही आप 3 सप्लायर्स अपने प्रोडक्ट मंगवाते हैं, और सेकेंडली आप क्या कर रहे होते हैं, अमेज़ॉन पे जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है उससे भी आप एक जो है ना ऑर्डर करके ना प्रोडक्ट मंगवा लेते हैं। फिर क्या करते हैं, आप इन तीनों सप्लायर की प्रोडक्ट को अपने मेन कंप्यूटर प्रोडक्ट के साथ मैच करके देखते हैं, क्वालिटी बेसिस पे भी मैच करते हैं और हर तरीके से मैच कर, डायमेंशन और साइज़ वगैरह हर चीज़ मैच करके देखते हैं। अगर कोई कमी पेशी होती है तो अपने सप्लायर से ड्यूरिंग एमओक्यू आप वो चेंज करवा लेते हैं। फिर आप क्या करते हैं, उन टॉप 3 में से भी जिनकी चीज़ें अच्छी होती हैं ज़्यादा, जैसे एक बंदे की सबसे ज़्यादा चीज़ें अच्छी हैं, प्राइस भी अच्छी है, क्वालिटी भी अच्छी है, वो अपने कंप्यूटर के साथ मैच भी कर रही है अच्छी तरीके से, तो आप उस एक को सिलेक्ट कर लेंगे और उससे आप अपना ऑर्डर देके आगे प्रोसीड करते हैं। ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अगर कोई भी चीज़ मसला करिए तो हम उसको ठीक करा लेते हैं। अब क्या होता है कि ऑर्डर देने से पहले जो है ना, आप सप्लायर से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहे होते हैं, क्योंकि हम ऑर्डर बनने के बाद और ऑर्डर के ड्यूरिंग जो है हम या जहाँ हम जाएँ, हम इंस्पेक्शन कराते हैं। इंस्पेक्शन इसलिए कराते हैं कि आइदर जो सप्लायर मेरी प्रोडक्ट बना रहा है उसमें डिफेक्ट रेट कितना है, कि आइदर मेरा डिफेक्ट रेट 3% से ज़्यादा या 3% से कम है। ठीक है। सो अगर 3% या 5% ज़्यादा होता है तो वो रिपोर्ट हमारी फ़ेल आ जाती है, जो कि किस तरह होता है कि हम थर्ड पार्टी एक इंस्पेक्शन टीम से इंस्पेक्शन कराते हैं। ठीक है। वो क्या करती है, फ़िज़िकली वहाँ जाती है, हमारे किसी भी कार्टन से जो हमारे 1000 या 500 पीसेस में कोई भी कार्टन खोलती है, उसमें से प्रोडक्ट निकाल के उनके ऊपर क्या करती है, अपनी क्वालिटी चेक करती है, क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एनालिसिस करती है। क्वालिटी एनालिसिस के बाद वो हमें एक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है। उस रिपोर्ट में लिखा होता है कि सप्लायर ने का डिफेक्ट रेट कितना है, उसके बेसिस पे वो फ़ेल कर दें या पास कर दें। अगर उनकी रिपोर्ट फ़ेल हो जाती है तो हमें दोबारा इन्वेंट्री थोड़ी सी जो ख़राब होती है वो बनवानी पड़ती है मैन्युफैक्चरर से, और उसकी पेमेंट हम नहीं करते, वो मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल होता है, ख़ुद ही बनाएगा। सो वो करेगा। उसको हम ये चीज़ बताएंगे कि अगर यार आप देखो, आप पहले ही क्लियर कर देते हैं, यार देखो आप जब मेरे एमओक्यूज़ बना चुके होगे, मेरी ऑर्डर बना चुके होगे, तो मैं एक इंस्पेक्शन टीम भेजूँगा जिसको वो आके क्या करेगी, इंस्पेक्शन करेगी। अगर उन्होंने आप मेरी रिपोर्ट अगर पास कर दी तो हम आगे चलेंगे, अगर उन्होंने फ़ेल कर दी तो दोबारा आप प्रोडक्ट को ठीक करेंगे, दोबारा बनाएंगे उन पीसेस को, और दोबारा इंस्पेक्शन जो होगी ना वो आप अपने पैसों से कराएंगे। ठीक है। सो इस तरह की आप उसे बात पहले ही क्लियर कर लेते हैं कि मैं बार बार पैसे नहीं खर्च करूँगा, क्योंकि तुम्हारी गलती है, आपकी गलती है, आप खुद ही इसको खर्च करेंगे। तो इस तरह की चीज़ें आप उससे पहले ही डिस्कस कर लेते हैं, रादर देन वो आपको बाद में मसले हों। तो क्या करते हैं कि आप नेगोशिएट करेंगे बेस्ट प्राइसेस एमओक्यूज़ के ऊपर। उसके बाद अपनी क्वालिटी की बेसिस पे, प्राइस की बेसिस पे, रिस्पांस रेट की बेसिस पे, अच्छे एटीट्यूड की बेसिस पे आप क्या करते हैं, वो जो आपके बेस्ट बंदा एक सिलेक्ट करेंगे, एक 3 में से बेस्ट करेंगे, आप उसको ऑर्डर करेंगे और उनसे इन्वेंट्री मंगवा के, इन्वेंट्री का ऑर्डर करके उसको अमेज़ॉन में भिजवा देंगे। सो हम क्या करते हैं, समटाइम्स ये होता है कि हम सैंपल मंगवाने, क्योंकि सैंपल मंगवाना बहुत ज़रूरी है। क्या करते हैं आप, अगर आप सैंपल नहीं मंगवाना चाहते तो हम समटाइम्स एक और हमारे पास सर्विस होती है, वो होती है कि हम वीडियो कॉल के ज़रिए क्वालिटी चेक करवा लें। अब ये होता है कि पाकिस्तान के यानी कि वहाँ पर ज़ैनुल आबिदीन साहब होते हैं, जिनकी ये कंपनी है टिप्ट्रान काम ये होता है कि वो ज़ूम इंस्पेक्शन की सर्विसेज देते हैं। ठीक है। वो क्या करते हैं, ज़ूम इंस्पेक्शन की सर्विस में ये होता है कि वो खुद क्वालिटी चेक करेंगे और हमें ज़ूम कॉल पर लाइव लेकर हमें क्वालिटी दिखाएंगे और हमें हर चीज़ प्रोज और कॉन्स वगैरह वो बता रहे होते हैं। सो ये होता है, इसकी सर्विस $70 है फॉर 3 सैंपल, यानी 3 सैंपल अगर आप चेक कराना चाहते हैं सर ज़ैनुल आबिदीन से, तो आप जो है वो इतनी प्राइस वगैरह में करा सकते हैं। इसमें ये होता है कि आपको शिपिंग कॉस्ट वगैरह बच जाती है, बस आप क्या कहते हैं, आप सैंपल कॉस्ट पे करते हैं और उसके बाद ये टिप्ट्रान वाले आपको वो चीज़ें सारी प्रोवाइड कर देते हैं। तो या तो आप फिज़िकली चाहें तो वो करवा लें, फिज़िकली मंगवा के प्रोडक्ट आप खुद क्वालिटी चेक कर लें, अदरवाइज़ आप इनसे क्वालिटी चेक करवा लेते हैं ज़ूम कॉल के ऊपर। ये चाइना में ही होते हैं, तो वहीं से करके आपको कॉल करके बता देंगे सारा कुछ। नेक्स्ट ये होता है कि जो हम इंस्पेक्शन की जो सर्विसेज यूज़ कर रहे होते हैं या जो थर्ड पार्टी यूज़ करते हैं, वो है कीमा जो होती है एक रिकमेंडेड है नेबुलर की तरफ से। ये हम इनकी वेबसाइट भी, आप कीमा.com या कीमा लिखेंगे गूगल पर, तो वहाँ से हम इनकी वेबसाइट पर चले जाएंगे, वहाँ से आप फर्दर इनको स्टडी कर लें और देख लें किस तरह काम करते हैं। कीमा वाले क्या करते हैं, अपनी टीम भेजेंगे और वहाँ पर वो टीम इनकी जाएगी, रैंडमली कोई भी हमारा बॉक्स खोल के हमारा प्रोडक्ट निकाल के उसके ऊपर एनालिसिस करेगी, क्वालिटी एनालिसिस। ये बहुत प्रोफेशनल लोग होते हैं, तो अच्छे से करके आपको हर चीज़ भेज देंगे कि क्या मामला हैं। सो राहुल होते हैं वहाँ पर इनकी कीमा के अंदर, जो कि जिनका नंबर ये है, और अगर आप उनको बताएंगे कि हम एनेबलर के स्टूडेंट्स हैं तो वो आपके साथ स्पेशल डिस्काउंट करेंगे। सो चले मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की एक उनकी रिपोर्ट होती है जो आपको वो भेजेंगे सैंपल के तौर पे। ये सैंपल है। सो इस तरह की रिपोर्ट होती है, एक लाइक बहुत सारे पेजेस में लिखी होती है। ठीक है। सो एंड में ना इसके कहीं पर ये लिखा होता है कि इसका डिफेक्ट रेट कितना है, ये वो। तो आप जो है यहाँ से देखें, पढ़ लेते हैं।
यहाँ से पढ़ लेते हैं कि आइदर इसमें मसले क्या आ रहे थे। ठीक है, सो इस तरह की एक रिपोर्ट आपको मिल जाती है। इसमें आपकी प्रोडक्ट की तस्वीरें, डिटेल्स, डायमेंशन, हर एंगल से तस्वीरें ली हुई, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी डिटेल्स वगैरह जो है ना इसके अंदर लिखी होती हैं इसी रिपोर्ट के अंदर, जो कीमा आपको जनरेट करके देता है। ठीक है, सो ये रिपोर्ट वगैरह इंस्पेक्शन कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी सप्लायर जिससे हम पहली दफ़ा काम कर रहे हैं उस पर हम बिलीव नहीं कर सकते। तो हम इंस्पेक्शन कराते हैं, इसमें हमें तकरीबन $200 से $350 तक लग जाते हैं आई थिंक। जो कीमा वाले चार्ज करते हैं, वन टाइम चार्ज होता है, वो चार्ज कर लेंगे। उसके बाद यानी एक दो सर्विसेज आपको दे देंगे। नेक्स्ट अगर आप दोबारा कराना चाहते हैं तो आपको दोबारा अलग से पे करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस पे से बचने के लिए तभी ही हम सप्लायर को पहले ही कह देते हैं कि अगर इसमें डिफेक्ट रेट ज़्यादा हुआ तो आप रिस्पॉन्सिबल होंगे दोबारा करने के क्या इंस्पेक्शन, और जो इंस्पेक्शन करवाने वाली जो टीम होगी वो भी हमारी होगी, आप नहीं करवाएंगे अपनी। सो हम कभी भी सप्लायर की इंस्पेक्शन टीम से जो है नहीं करवाएंगे इंस्पेक्शन, क्योंकि वो हमें धोखा दे सकता है। सो हम इन्हीं से ही कराएंगे, पर पैसे उससे बोलेंगे कि यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द फीसेज ऑफ द स्कीमा। ठीक है, सो आगे चलते हैं। सो हमारे पास मोड ऑफ़ शिपमेंट क्या होता है। मोड ऑफ़ शिपमेंट में ये आता है कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस तक किस तरह प्रोडक्ट पहुंचवा रहे हैं। अब जो प्रोडक्ट मेरी बन गई है, मैन्युफैक्चर बना दी है, अब आगे मेरी प्रोडक्ट किस तरह रास्ता कवर करके क्लियर करेगी, रास्तों से गुजर के, रोडों से गुजरेगी, पानी से गुजरेगी, रोडों पे आएगी, फिर पानी में फिर मेरे पास पहुँचेगी। अब कौन कौन से मीन्स होते हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। सो एयर के ज़रिए भी, लैंड के ज़रिए भी और सी के ज़रिए। ठीक है, सो हम तीनों चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरह कर रहे होते हैं यूज़, मैं बताता हूँ आपको। अब बाय एयर में क्या होता है बाय एयर के सबसे पहले बेनिफिट पढ़ लेते हैं। बाय एयर से अगर आप अपनी शिपमेंट को मंगवाते हैं लाइक यूएसए के अंदर, तो वो तकरीबन बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा तेज़ मेथड होता है कि आपकी 2 से 7 दिनों के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट है वो अमेज़ॉन मैन्युफैक्चर से निकल कर यूएसए पहुंच जाती है। समटाइम्स यूएसए आपके अमेज़ॉन वेयरहाउस भी पहुंच जाती है 7 दिनों के अंदर अंदर। ठीक है, ये बहुत फास्ट है। और जितना ज़्यादा चाइना है फॉर एग्जांपल, अब जियोग्राफी मैटर करती है कि जो आपका वेयर हाउस है वो यूएसए के कौन से स्टेट में, अगर वो ज़्यादा दूर है तो थोड़ा सा देर लग सकती है, करीब है तो जल्दी पहुंच जाएंगे। ये बहुत बेस्ट शिपिंग एक मेथड होता है, सबसे अच्छा होता है ये, पर बहुत एक्सपेंसिव भी होता है, क्योंकि जहाज़ के ज़रिए जो अभी आप चीज़ें भेज रहे होते हैं वो बाय एयर जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है, तो बहुत एक्सपेंसिव भी है। ठीक है, इन्हांस जिसमें लेवल ऑफ़ सिक्योरिटी अच्छा होता है, क्योंकि ये क्योंकि इतनी ज़्यादा आपके पीसेस नहीं जाते। एक तो नुकसान आपको ये होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री आपकी एयर से जा नहीं सकती। सो ये जितनी जाती है तो वो एक सिक्योरिटी के तरीके से ही जा रही होती है। सो नुकसान इसका ये है कि ज़्यादा इन्वेंट्री नहीं भेज सकते। आल्सो कार्ड द एक्सप्रेस शिपिंग मेथड, इसको एक्सप्रेस इसलिए कह रहे होते हैं क्योंकि एक्सप्रेस का मतलब ये होता है कि बहुत फास्ट। ठीक है, सो ये एक हमारा मेथड है। हम एयर भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी, जब हम या तो हमें एक्सप्रेस लॉन्च करना हो या फिर रैपिड लॉन्च करना हो तब हम एयर यूज़ कर लेते हैं। बाय लैंड में होता है कि बाय लैंड ज़ाहिर है तो हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में समंदर आता है हमारे, पर हम 2 जगह पर ना हमारा लैंड ज़रूर आता है। एक मैन्युफैक्चर से लेकर के शिप जहाँ पर हमारे जहाज़ खड़ा था पानी का, या एयर वाला यानी कि हवाई जहाज़ जहाँ होता है, वहाँ तक भी ट्रक लेके जाते हैं सामान। और उसके बाद जब यूएसए में जब वो जहाज़ वहाँ लैंड करता है तो वहाँ से भी ट्रक लेके जाता है कहाँ तक, वेयर हाउस तक। तो 2 दफ़ा हमारी ज़िंदगी में हमारी एक इन्वेंट्री के लिए ट्रक काम आता है। सो तब भी हम लैंड लिखा है। अब लैंड में ये है कि हम बाय ट्रेन जो होता है, ट्रेन भी यूज़ कर सकते हैं, बाय ट्रक भी होता है, बाय रोड ट्रक वगैरह काम आते हैं। सो ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं ये फेयर्स। और इसमें ये होता है कि लोकल के लिए काम आते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि लोकली हम यूज़ कर सकते हैं। ये 2 जगह यूज़ होता है, जैसे मैंने बताया कि एक मैन्युफैक्चर से लेकर के शिप्स जहाँ होती है वहाँ तक, फिर शिप्स से लेकर के यूएसए में शिप्स से लेकर के हमारे वेयर हाउस तक, तो 2 ट्रक हमारे काम आ रहा होता है। ये हमारी लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती हैं, ये कुरियर वाली कंपनी जैसे कुरियर वगैरह होती है जैसे, और ये लोकली ट्रांसपोर्ट के लिए अच्छी होती हैं, यही हम यूज़ कर रहे होते हैं लोकली। पिक एंड ड्रॉप की सर्विसेज होती हैं। अब सर्विसेज कौन कौन सी यूज़ हो रही है इंटरनेशनल, जैसे फेडेक्स फ्रेट्स हो गई, DHL फ्रेट्स हो गई, ये इसी तरह समझे जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में TCS हो गई, लेपर्ड हो गई, ये वही कंपनीज़ हैं जो कि लॉजिस्टिक कंपनीज़ होती हैं, जो कि बाय लैंड हमारी प्रोडक्ट्स को वहाँ से वहाँ पहुँचा रही होती है। अब बाय सी में क्या होता है कि बाय सी में ये तो एक बहुत वाइड रेंज होता है। इसमें हम चाहेंगे क्योंकि बहुत बड़ी शिप्स होती हैं पानी वाली, तो ये दूर भेजने के लिए बहुत एक वाइबल मेथड है। इन्वायरमेंटली भी सेफ़ है, क्योंकि इसकी जो कार्बन एमिशंस होती हैं वो समंदर के अंदर होती हैं। इसमें हमारा इन्वायरमेंट जो होता है ना इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता। दूसरा, ये इकोनॉमिकल सस्ती भी होती है और एफिशिएंट भी होती है, कि बहुत बड़ी इन्वेंट्रीज़ वगैरह भी हम बेच लेते हैं, आराम बेच लेते हैं, लाइक सस्ती भी होती है ये। और ये होती है कि दुनिया के किसी भी कोने में हम बेच सकते हैं, क्योंकि आसानी से, क्योंकि जहाज़ तो है नहीं कि उसको भेजेंगे और वो हज़ारों डॉलर लग जाएंगे हमारे। ये सस्ता भी है और बहुत दूर तक हम इसको डिलीवर कर सकते हैं। इसकी डिलीवरी रेट जो होती है वो जियोग्राफी के हिसाब से टाइम लेती हैं, 20 दिन लग जाते हैं, 35 दिन भी लग जाते हैं वेयर हाउस तक।
या फिर चाइना से निकल के यूएस पहुंचने तक, क्योंकि ज़ाहिर सी होता है, वो समंदर है, रास्ते से चलता है शिप्स, और ये हैं इसके बेनिफिट्स। इंटरकॉम सर्विसेज होती हैं कि इंटरकॉम में जैसे हम पढ़ते हैं एफओबी और डीडीपी, ठीक है। आप इनको मज़ीद देख लीजिएगा, मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, और जो 2 या 3 हम जो यूज़ कर रहे हैं मैं बता देता हूँ आपको। इंटरकॉम बेसिकली क्या होती है, शिपमेंट एग्रीमेंट होता है, और सर्विसेज जो होती हैं कि जो हमारी इन्वेंट्री को किस तरह एक सप्लायर या फ्रेट के ज़रिए हम पहुँचाएँगे कहाँ, वेयर हाउस तक। सो जो सबसे ज़्यादा जो हम जो यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि एक EXW हो गया, एक FOB हो गया, और एक DDP होता है। सो इन तीनों को देख लेते हैं। अब आप तस्वीर के अंदर आपको नज़र आ रहा है कि ये देखिए मैन्युफैक्चरर, ये ट्रक है, ये शिप की तरफ लेके जा रहा है, लोडिंग हो रही है, फिर शिप चल रही है, शिप हमारे डेस्टिनेशन पे अमेरिका पहुंच रही है, फिर शिप से उतर रहा है, ट्रक में जा रहा है, ट्रक से वेयर हाउस पहुँच रहा है, वेयर हाउस के बाद अमेज़ॉन पे पहुंचा, ये अमेज़ॉन से किसी बायर ने ख़रीदा। सो ये पूरा एक जर्नी है, ये आपको ये तस्वीर जो है आपको यही बता रही है। सो ये EXW में क्या होता है मेथड में, तो एक्स वर्क मेथड में ये होता है कि सप्लायर क्या करता है, वो मैन्युफैक्चर करके छोड़ देता है और हमें कहता है यार आओ अपनी प्रोडक्ट उठाओ। ये देखें ब्लू जहाँ तक आ रहा है, यानी कि जहाँ तक ये मॉडल यही काम करेगा, इससे आगे काम नहीं करता, ठीक है। यानी कि ये एक्स वर्क अगर हम अपने प्राइसेस जो लेते हैं ना अपने सप्लायर से, उसका मतलब ये होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबल है उस हमारी प्रोडक्ट को बनाने के बाद पहुँचाना, उठाना, वो सारी उठाकर कहीं पे भी लेके जाना, वो हमारी ज़िम्मेदारी, हमने करना है। सो एक्स वर्क में क्या होता है कि ये होता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो सेकंड हमारा मेथड बहुत यूज़ होता है वो होता है ये वाला एफओबी में क्या होता है कि फ्री ऑन बोर्ड देखिए तस्वीर में देखें आप कि इसमें क्या होगा कि सप्लायर एक तो रिस्पॉन्सिबल है प्रोडक्ट हमारी बनाने के लिए, और दूसरा रिस्पॉन्सिबल किस चीज़ का है कि वो किसी भी ट्रक को यूज़ करवाएगा और वो हमारी प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाएगा, शिप तक पहुँचवाएगा, शिप पहुँचवा कर उसको उसके ऊपर चढ़वाएगा भी सही, लोड भी करवाएगा। सो एफओबी मेथड के अंदर ये होता है कि सप्लायर रिस्पॉन्सिबल होता है एक तो प्रोडक्ट बनाने के, उसके बाद उसको ट्रक के ज़रिए उठा कर लेके जाने के लिए कहाँ पर, जहाँ पर शिप खड़ी होती है, शिप में उसको चढ़वा कर उसके बाद वो आज़ाद है, उससे पहले ये सारे काम उसने करने हैं, ठीक है। एफओबी मेथड के अंदर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं हमारी सप्लायर की। तीसरा हमारा जो हम यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है डीडीपी, यानी कि डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। डिलीवर्ड ड्यूटी पेड के अंदर क्या होता है कि सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, बनाएगा भी सही, वो उसको ट्रक में जो है डालकर और उसको हमारे शिप्स तक पहुंचाएगा, लोडिंग भी करवाएगा, शिप चलेगी, और जब शिप चलेगी तो बीच में जो है ना इंश्योरेंस होती है, इंश्योरेंस का एक सर्टिफिकेट, वो भी उस पर साइन भी करेगा, वो हमें भी देगा कि यार मैं इंश्योर करता हूँ कि प्रोडक्ट जो है ना आपकी वेयर हाउस तक सही सलामत पहुँचेगी। तो जिसमें ये होता है कि इसमें इंश्योरेंस मिल जाती है प्रोडक्ट की, अगर प्रोडक्ट में मसला होता है तो हम अपने सप्लायर को रिस्पॉन्सिबल करके उससे चार्ज कर सकते हैं। तो DDP के अंदर ये होता है कि वो शिप जाएगी वहाँ पर उतारेगी, जब तब भी शिप जो है ना हमारा सप्लायर रिस्पॉन्सिबल है, अगर प्रोडक्ट ख़राब हो जाती तो वो उसका चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है ही है, ठीक है। सो उसके बाद क्योंकि वो जो फ्रेड्स यूज़ करेगा वो अपने कॉन्टैक्ट से यूज़ करेगा, हमारे कॉन्टैक्ट से यूज़ नहीं करेगा, सो वो खुद रिस्पॉन्सिबल। हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होगी, हमारी ज़िम्मेदारी शुरू होगी जब वो अमेज़ॉन पहुँच जाएगी, ठीक है। अमेज़ॉन पहुँच जाने के बाद, अमेज़ॉन वेयर हाउस पहुँच जाने के बाद ही हमारी ज़िम्मेदारी शुरू होती है। बीच में जितने भी डिस्टेंस आएगा सारा की सारी ज़िम्मेदारी किसकी है, हमारे सप्लायर की। सो हम ये 3 मेथड यूज़ कर रहे होते हैं, मज़ीद आप इनको देख लें, आपको ये समझ आ जाएंगे। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं जो हमें अपने सप्लायर से लेने होते हैं, सो ये होते हैं परफॉर्मा इनवाइस होती है, बिल ऑफ लैंडिंग होती है, कमर्शियल इनवाइसेस होती हैं। सो ये चीज़ें सब चीज़ें होती हैं, ये हमें यहाँ पर जो मैंने इसलिए लिखी हैं ताकि आपको मालूम हो कि ये चीज़ें हम लेते हैं, ये बहुत ज़रूरी है लेना, क्योंकि जब आपकी प्रोडक्ट वहाँ उतरेगी, कहाँ पे क्या कहते हैं उसको, अमेरिका के शिप्स में यानी उतर के अनलोड होगी, तो ये चीज़ें आपकी काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं वहाँ पर ही, सेल्स टैक्स वगैरह और ये वो टैक्सेस वगैरह देखे जाते हैं आपके। सो आपको जो है ना ये सारी चीज़ें याद रखनी है कि ये आपने उनसे ज़रूर लेने हैं सप्लायर से अपने, ठीक है। सो आगे नेक्स्ट आता है कि हमारी एडिशनल कॉस्ट वगैरह कहाँ लग रही होती है। ये एक तो कॉस्ट हमारी वो मैन्युफैक्चर बनवाने शनवाने में लग जाती है, DDP करवाने में और वहाँ प्रोडक्ट पहुँचवाने में, ये तो एक हमारा जनरल एक टर्म है जो कि है ही है। उसके अलावा हमारे जो और कॉस्ट मतलब खर्चे कहाँ हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला हमारा खर्चा जो एडिशनल हो रहा था वो सैंपल, जो हम सैंपल मंगवाते हैं, तो वो भी तो खर्चा है ना, ज़ाहिर है, वो भी हमें कंसिडर करना है। जो हम पैकेजिंग लोगो वगैरह बनवा रहे होते हैं वो भी तो खर्चा है ना, ठीक है, ये भी खर्चा हमें देखना है। और समटाइम ऐसी होता है कि कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं कि वो उनके लिए मोल्ड्स बनते हैं। मोल्ड कहते हैं कि वो जो जैसे कि रिंग्स होती हैं, रिंग्स के लिए क्या करते हैं कि वो एल्यूमिनियम को पिघल कर एक शेप में डालते हैं, वो शेप वैसा बन जाता है। तो इस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स अगर हमारी हों, अगर उनमें मोल्ड वगैरह यूज़ होता है तो वन टाइम वो मोल्ड बनवाते हैं, वो मोल्ड यानी कि उस तरह का सांचा बनवाएंगे, जो सांचा जो बनवाएंगे वो भी हमसे पैसे लेते हैं उसके सांचा बनवाने के, क्योंकि वही सांचा ज़िंदगी भर हमारे ही काम आता है, ठीक है। सो उसी तरह वो पेंटिंग के लिए जो है ना वो प्लेट्स वगैरह होती हैं, प्रिंटिंग प्लेट्स,
ठीक है। सो अगर उनके पास वैसी प्रिंटिंग प्लेट्स नहीं है, सो वो प्रिंटिंग प्लेट की कॉस्ट भी हम भरेंगे, और ये प्रिंटिंग प्लेट्स हमारी जो है ना सिर्फ वन टाइम कॉस्ट होती है, ये एक दफ़ा बनेंगी, उसके बाद लाइफ टाइम हम इस प्रिंटिंग प्लेट से प्रिंट्स करवा सकते हैं। तो ये वन टाइम कॉस्ट आपके ऊपर आती है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो ऐसी है, या तो अगर आप उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी कराना चाह रहे हैं तो एम्ब्रॉयडरी के अलग से कॉस्ट आती है, या तो अगर लेज़र से अगर इनग्रेव, जिस तरह आपने देखा होगा कि प्रोडक्ट के ऊपर वो खुरदरा हुआ, यानी कि वो अंदर इस तरह होती है लाइक पर जैसे चम्मच की जो पीछे चम्मच के पीछे जहाँ से हम ग्रिप करते हैं वहाँ पर उसके अंदर खुरद कर जो है ना ऐसे लिखा होगा कंपनी का नाम। तो इस तरह की अगर कराना चाहता हूँ लेज़र वहाँ यूज़ होती है। सो ये थोड़ी सी एडिशनल है। इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन होते हैं, हम सिंपली जो है ना बस लोगो प्रिंट करवा दें अपनी पैकेजिंग के ऊपर, सो वो भी कराते हैं। ये एडिशनली अगर आप कराना चाहें ठीक है, नहीं तो नहीं। उसके बाद हमारी जो आगे कॉस्ट लगती है वो है इंस्पेक्शन के अंदर जो हमारी कॉस्ट लग रही है, तो वो भी एडिशनल कॉस्ट होती है हमारी। उसके बाद लोकल ट्रकिंग और ट्रांसपोर्टेशन, जब हम एक्स वर्क कराते हैं, यानी ये EXW में जब हम करा रहे होते हैं, मॉडल में जब हम लेते हैं ना, तो उसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन खुद ही करानी होती है, तो उसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर आप FOB करा रहे हैं, DTP करा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास ये चार्जेस नहीं आते। ठीक है। सो ये चीज़ें देखनी है कि ये वाले खर्चे भी हमारे हो रहे होते हैं, सिर्फ वो ही नहीं हो रहे होते जो हम पीछे करा रहे हैं, शिपिंग कराना, ये कराना, अमेरिका पहुंचाना। तो ये भी हमारे कुछ कॉस्ट वगैरह होती है, ये भी हमें बजट से ही पे करना होता है। अब कुछ रेलेवेंट सर्टिफिकेट्स होते हैं कि वो किस कैटेगरी के अंदर आ रहे होते हैं, वो भी मैंने बताया इसके अंदर। अब जैसे कि ये सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी हैं हर प्रोडक्ट्स के वाले। जैसे कि अब कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं उनमें FDA सर्टिफिकेट ज़रूर होती है, जैसे कि कौन से कहाँ ज़रूरत होती है, जैसे फूड रिलेटेड या मेडिकल रिलेटेड या ओरल जो भी चीज़ें होती हैं, मुंह के अंदर जाती हैं चीज़ें, तो उनके लिए हमें FDA सर्टिफिकेट ज़रूरी होते हैं। जैसे कि प्लास्टिक की चम्मच हो गई, ठीक है, प्लास्टिक की चम्मच जो हमारे मुंह के अंदर जाती है, तो उसके लिए हमें FDA सर्टिफिकेट चाहिए कि ये जो प्लास्टिक यूज़ किया है इसके अंदर वो हार्मफुल नहीं है, वो जो है एक अच्छा है, सही है, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो इस तरह की सर्टिफिकेट्स वगैरह हमें फूड रिलेटेड चीज़ों में या जो भी ओरल चीज़ें होती हैं या मेडिकल में हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे सर्टिफिकेट, ये सिंबल्स हैं उनके, इस तरह के सिंबल्स होते हैं वो आपके जो आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं। ये सर्टिफिकेट जो होते हैं हमारे यूज़ फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स के लिए BPA फ्री, ये वाला सर्टिफिकेट हमारे यूज़ होते हैं प्लास्टिक आइटम्स के लिए, जो कि खाने में प्लास्टिक यूज़ होती है, जैसे प्लेट होगी, प्लास्टिक प्लेट्स होगी, प्लास्टिक कप्स हो गई, तो उनके अंदर ये वाली जो है ना हमारे पास सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अमेज़ॉन भी हमसे ये मांगता है। ठीक है। फिर ये वाले EU वाला जो होते हैं, ये हमारे हेल्थ और रिलेटेड प्रोटेक्शन रिलेटेड होती हैं, ये यूरोप के अंदर सर्टिफिकेट यूज़ होता है। ठीक है। और ये इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी हमारे पास ये वाला सर्टिफिकेट RoHS जो है यूज़ होता है। ठीक है। सो ये लाइक कुछ सर्टिफिकेट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। मैंने कहा कि आपको थोड़ी बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि सर्टिफिकेट्स किस तरह दिखते हैं, सिंबल्स वगैरह और कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो मैंने उस हिसाब से बताया। सो कुछ चीज़ें जिनका हमें ख्याल रखना है, इन चीज़ों से हमें बचना है। वो क्या होते हैं कि फ़ियर। जब भी आप सप्लायर से बात करें तो आपको इस तरह डील करना है कि जैसे आप बायर हैं, अपना एक भरम रखना है उसके ऊपर कि आप बायर हैं, अगर आप चले जाते हैं तो उसको नुकसान होगा। सो आपको अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि आप ही उसके लिए हर चीज़ हैं। आपने डरना नहीं है, आपने ये नहीं कहना कि यार मैं तो नया हूँ, मैं किस तरह बात करूँगा, ये वो। आपने इस तरह फ़ील कराना है कि जैसे कि आप एक कंपनी के बंदे हैं, कंपनी के लिए काम कर रहे हैं और आपको सब कुछ मालूम है। सब कुछ किस तरह मालूम होगा, जब आप इन चीज़ों को जो डिटेल मैंने पीछे बताई हैं सबका अगर आपको इल्म होगा, ये चीज़ें आप पूछेंगे उससे, उसे बताते रहेंगे, तो वो समझ जाएगा यार बंदा प्रोफेशनल है, न्यू नहीं है। नॉलेज के बगैर अगर आप जाकर इन चीज़ों के जो चीज़ें मैंने लिखी हैं ये पढ़े बगैर जाकर इनको दिमाग में रखे बगैर जाएंगे और बात करेंगे, तो आप ज़ाहिर है न्यू भी नज़र आएंगे और वो समझ जाएगा और वो आपको ग्रैब कर लेगा। तो कभी भी शक नहीं होने देना उसको, आपने इस तरह उसके साथ बातें करनी है, इतना एक कन्वर्सेशन लेके चलनी है कि जिस तरह उसको मालूम हो एक कंपनी का बंदा है, वो प्रोफेशनल बंदा है। तो डरना नहीं है, जितने सवाल हो आपने उससे पूछने वो जवाब देगा, आपको रिस्पॉन्सिबल है। सैम्पलिंग से कभी भी अपने अवॉइड, स्किपिंग द सैम्पल्स नहीं करना। ऐसा ना हो कि आप चाहें यार मैं कुछ पैसे बचा लूँ, सैंपल छोड़ दो, ऐसा कभी भी नहीं करना। आपने सैंपल हमेशा सैम्पलिंग करवानी ही करवानी है ताकि आपको क्वालिटी मालूम हो जाए प्रोडक्ट की। अदरवाइज़ ये होगा कि आपको चेक किए बगैर अगर आप इन्वेंट्री मंगवा लेंगे, ऑर्डर कर देंगे, तो आपको फिर अमेज़ॉन पे रिटर्न इतने ज़्यादा आएंगे कि आपकी अकाउंट की हेल्थ भी ख़राब होगी, आपकी प्रोडक्ट भी ख़राब होगी, आपकी सेल नहीं होगी, फ़ायदा भी नहीं होगा, और इन द एंड क्या होगा कि अमेज़ॉन आपका अकाउंट उड़ा देगा। ठीक है। सो आपने क्वालिटी पे कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो सैंपल आपने ज़रूर मंगवाना है। सेकंड यही है कि क्वालिटी पे कभी लाइक कंप्रोमाइज़ नहीं करना आपने समटाइम कुछ लोग होते हैं वो डर रहे होते हैं, वो एक या दो सप्लायर से बात करेंगे और कहेंगे यार बस इनसे बात करते हैं, इनसे कोटेशन लेते हैं। सो ऐसे नहीं करना है। आपने सप्लायर डिपेंडेंट नहीं बनना है, आपने इंडिपेंडेंट बनना है, आपने मल्टीपल लोगों से बात करनी है। अगर एक सप्लायर वो आपको सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा तो छोड़ दें उसको। अगर एक सप्लायर है वो बहुत ज़्यादा रेट दे रहा है, कम नहीं कर रहा, छोड़ दें उसको, दूसरे से बात करें। सो इसी तरह हमारा यही क्राइटेरिया कि 5 से 10 बंदों से बात करें, उनमें से आपको कोई ना कोई 3 अच्छे मिल ही जाएंगे। प्राइस कम कराने में, नेगोशिएट कराने में, सवाल करने में कभी भी नहीं घबराएं, क्योंकि वो बिज़नेस कर रहे हैं और बिज़नेस में यही है, आपने जितना ज़्यादा आपसे नेगोशिएट अच्छे तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से करेंगे तो उतना आपको प्रॉफिट बचेगा
और हमारा काम ही पैसे कमाना है। लीड टाइम आपने पूछना है कि लीड टाइम समझने की कोशिश करनी है, टाइम किस तरह काम करती है, कितने दिनों का क्या हिसाब किताब है। सो ये चीज़ें कुछ चीज़ें जो आपने समझनी है, ठीक है। सो आगे चलते हैं कि सप्लायर से हमें एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। वो क्यों बनाना है, ताकि जो है, क्योंकि बेसिकली हम जो है एक दिन का काम नहीं है हमारा, ठीक है। अब जो सप्लायर हम सेलेक्ट कर लेंगे, जिससे हम इन्वेंट्री मंगवा लेंगे, सो अब ज़िंदगी भर जब तक हमारी वो इन्वेंट्री या प्रोडक्ट चल रही है तब तक हमने उससे इन्वेंट्री मंगाते रहना है। सो सेम बंदे से हमें ये करना है कि हमने एक फ्लुएंट और एक अच्छे तरीके से कन्वर्सेशन चलानी है, ताकि वो बंदा भी कहें यार बंदा प्रोफेशनल है और फ्लुएंट है और बहुत पोलाइट है, ठीक है। सो आपने क्या करना है कि आपकी जैसी फर्स्ट इन्वेंट्री आती है तो अब वो आपको अच्छे से सेल करनी है, और जो है फिर सेकंड जैसे ही वो ख़त्म हो जाती है तो आपने सेकंड का ऑर्डर जल्दी करना है, ताकि आपका जो सप्लायर इस चीज़ बिलीव करे, यार बंदा जो है ना बड़ा काम का अच्छा बिज़नेस मुझे दे रहा है। सो इस तरह जो है आपने करना है, और उसके बाद निगोशिएट करना है, पर अच्छे तरीके से करना है, लड़ना नहीं है उसके साथ, उसको रूड लफ्ज़ नहीं कहने, तो थोड़ा ख्याल रखना है। पोलाइटली, प्रोफेशनल और इथिकल वे में आपने कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन फास्ट करनी है, ऐसा नहीं होना चाहिए उसके मैसेज लगे हुए हैं चैट में और आप 4 दिन के बाद जवाब दे रहे हैं, तो ये एक बैड इम्पैक्ट डालता है। तो ख्याल रखना है इसको, आपने जैसे ही उसका जवाब आए तो मिनिमम आपने जल्द से जल्द उसको रिस्पॉन्स करना है। पेमेंट शेड्यूल्स और डिलेज़ वगैरह के आपने थोड़ा सा कंसिडर करना है, इन चीज़ों का ख्याल करना है, क्योंकि जितना डिले होगा उतनी देर से आपकी इन्वेंट्री लाइव होगी, जो कि सही नहीं है। कुछ कैलकुलेशंस हैं ये वाली कि हम किस तरह एक ओवरऑल मार्जिन फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल मार्जिन फाइंड करने का हमारा फार्मूला है, जैसे कि आपको टोटल रेवेन्यू आएगा, ठीक है। रेवेन्यू आपने कितना लगाया, आपकी टोटल सेल्स कितनी हुई है मंथली ये तो सब वो होती हैं जब आप एक इन्वेंट्री लाइव हो जाने के बाद, आप 1 महीने 2 महीने बाद आप जब चेक कर रहे होते हैं, तो रेवेन्यू आपने कितना लगाया आपका, तो टोटल सेल्स कितनी हुई है, उस पर आपको कॉस्ट कितनी आई है गुड्स के ऊपर, कॉस्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, ड्यूटी पे, इन्वेंट्री प्राइस, ब्रांडिंग, अमेज़ॉन फ़ीस और दूसरी चार्जेस वगैरह, वो उसमें ऐड करनी है। लैंडिंग कॉस्ट ना, बेसिकली कॉस्ट माने लैंडिंग कॉस्ट सेल्स माने लैंडिंग कॉस्ट करेंगे तो आपको रेवेन्यू आ जाएगा कि भाई आपका इतना रेवेन्यू आपको बच रहा है, इतना प्रॉफिट बच रहा है आपको। सो ग्रॉस प्रॉफिट यानी कि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट किस तरह चलता है हमें, नेट रेवेन्यू माइनस इसको। अब नेट रेवेन्यू क्या होता है कि नेट रेवेन्यू हमारा होता है कि अमेज़ॉन पे आउट आफ्टर डिटेक्टिंग ऑल द चार्जेस एंड फीसेस। सो ऑल द चार्जेस एंड फीसेस के बाद जो भी आपके पास नेट प्रॉफिट बच रहा है वो माइनस ये करेंगे तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। नेट प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि टोटल ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, यानी कि जैसे कहते हैं ना कि हमें जो बचेगा वो सारा का सारा प्रॉफिट ही है। वो होता है कि जब ग्रॉस प्रॉफिट को आप ऑल एक्सपेंसेस से माइनस करते हैं, एक्सपेंसेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट भी आ जाती है, प्रमोशन, गिव अवेज वगैरह करते हैं। सो क्या होगा कि आपको जो प्रॉफिट बचेगा वो आपका असली प्रॉफिट होगा, जो आपको टोटल आज तक आपकी इन्वेंट्री के ऊपर वो बच रहा है प्रॉफिट, जो आपकी जेब में आने वाला है सारा। सो ये होता है नेट प्रॉफिट। सो ये कुछ कैलकुलेशंस हैं बेसिक, ये हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि हम एस्टिमेट करते हैं कि किस आया जो है मुझे अपनी इन्वेंट्री कितनी मंगवानी चाहिए, क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि आप प्रोडक्ट इन्वेंट्री मंगवा लेते हो और बीच में कोई ना कोई मसला आ जाए या फिर डिले हो जाए और आपकी इन्वेंट्री वहाँ अमेज़ॉन पे ख़त्म हो जाए, तो आपको ये सही नहीं है आपके लिए सिचुएशंस। तो क्योंकि अगर अमेज़ॉन पे आपकी इन्वेंट्री ख़त्म होगी, आप आउट ऑफ स्टॉक चले जाएंगे, तो ये होगा जब दोबारा आप आउट ऑफ स्टॉक से दोबारा स्टॉक में आएंगे तो आपका गेन बहुत खर्चे करने पड़ेंगे मार्केटिंग और पीपीसी के ऊपर, क्योंकि आप डी रैंक कर जाएंगे। सो हमारी कोशिश यही होती है कि हम रैंक करते रहें। रैंक कैसे करेंगे, जब हमारी प्रोडक्ट सेल होती रहेंगी और इन्वेंट्री पड़ी रहेगी, ठीक है। सो वो कैसे होगा कि हम क्या करते हैं, एक सेफ्टी बजट और सेफ्टी वो मंगवा लेते हैं प्रोडक्ट्स। इससे ये होता है कि हमें आइडिया रहता है कि यार इतने दिन अगर चले भी तो इतने दिन तक के बाद ही मेरी इन्वेंट्री ख़त्म होगी, अगर ख़त्म भी होगी तो ये दूसरे पीसेस जो है वो कवर कर लेंगे जब तक मैं ऑर्डर करके और मंगवा लूँगा। अब होता क्या है कि बेसिकली हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट किस तरह करते हैं इन्वेंट्री। सबसे पहले आप प्रोडक्शन लीड टाइम कि कितने दिनों में जो है ना आपकी प्रोडक्ट बन रही है, वो शिपिंग टाइम कितने शिपिंग टाइम लग रहा है, और एक्स्ट्रा आप जो है ना आप दिन रख लेते हैं कुछ 10 दिन के, भाई अगर बीच में कोई शिपिंग के दौरान जहाज़ 10 दिन लेट हो गया या 5 दिन लेट हो गया तो उसका भी आप हिसाब किताब रख लेते हैं। सो समझें फॉर एग्जांपल आपको 70 से 90 दिन लग रहे हैं ना आपकी जो है इन्वेंट्री को, ठीक है, 70 से 90 दिन लग रहे हैं उसको बनने में, उसको शिप होके अमेज़ॉन वेयर हाउस तक आने में जो है उसको 70 से 90 दिन लग रहे हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है। 70 से 90 दिन आपको लग रहे हैं उसको, तो आगे हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि अब देखेंगे आपने पहले क्या करना है, आपने एक्सरे के ऊपर जाना है, एक्सरे पे जाना है, एक्सरे रन करना है आपने जो मेन कीवर्ड के ऊपर, फिर वहाँ से क्या करना है, टॉप 10 की जो है ना आपने सेल्स निकालनी है, टोटल कितनी सेल्स आ रही हैं उनको आप टॉप 10 की जितनी भी सेल्स आ रही हैं सबको ऐड करके 10 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल जो है ना टॉप 10 में जो बंदे आ रहे हैं उनकी एवरेज, उनकी जो सेल्स हैं टोटल सेल्स हैं वो हैं 5000 यूनिट, वो 10 बंदे मंथली बेच रहे हैं, तो आपने उनका एवरेज निकालना है। एवरेज किस तरह निकालेंगे, उसको आप 10 से डिवाइड करेंगे, 500 हो जाएगा। तो आपकी एवरेज आपकी जो है ना मंथली सेल्स आपके सामने आ जाएंगी, ठीक है। यानी कि इतनी एवरेज में सेल्स आपकी जो है ना वो एक बंदा कर रहा है, एक बंदा इतने की कर रहा है सेल मंथली।
फिर आप क्या करते हैं, डेली सेल्स निकालते हैं। डेली सेल्स किस तरह निकालेंगे, जो आपके पास मंथली सेल्स एक बंदे की आ गई है, तो एवरेज जो सेल आ गई है उसको आपने डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ डेज़, क्योंकि हम एक दिन की सेल निकालना चाह रहे हैं, एक दिन में कितनी सेल आती है, तो उसके लिए आप क्या करें 30 से यानी पूरे मंथ से डिवाइड करेंगे टोटल सेल्स को। अब 17 जो आपके पास नंबर आई है ये वो है कि एक दिन में इतनी सेल आ रही है, ठीक है, यानी एक दिन में आपकी इतनी प्रोडक्ट सेल होंगी ही होंगी। सो चलें यहाँ से आपको ये भी मालूम होगा कितने दिन में आपकी प्रोडक्ट एक सेल होगी। फिर उसके बाद आपको फर्दर आपको फार्मूला लगाना है कि वो लगाना है कि एवरेज मंथली सेल कहाँ से आई, ये जो हमने निकाली थी डिवाइड करके टोटल के साथ ये आ गई। इसको क्या करना है, प्लस करना है किसके साथ, एवरेज डेली सेल्स। एवरेज डेली सेल्स कितनी है आपकी यहाँ पर फॉर एग्जांपल जैसे हमारी हैं 17, ठीक है, हमारी जो 17 जो है एवरेज डेली सेल्स हैं। कैसे मालूम होगा, एवरेज डेली सेल्स ये रही आपकी, एवरेज डेली सेल कितनी है यहाँ पर ये आएगी। उसके बाद क्या होगा कि मज़ीद एवरेज डेली सेल वो 17 आ गई। 70 ये दिन है, यानी कितने दिनों में हमारी इन्वेंट्री वो पहुंच रही है, 70 या 80 दिन कर लें, वो करके आप जब इसको मल्टीप्लाई करके इससे प्लस करेंगे तो आपके इतने यूनिट बच रहे हैं, ठीक है। ये यूनिट क्या है, जिसके अंदर एक तो आपकी फर्स्ट इन्वेंट्री और प्लस वो वाली इन्वेंट्री भी आ रही है कि जो अगर आपकी अचानक अगर आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं तो कौन बचाएगा आपको। जो बचाने वाली इन्वेंट्री है वो हमारी दोनों ऐड करके ये वाली इन्वेंट्री आपकी 1690 बन गई है। अब हम 1690 नहीं मंगवा रहे होते, अब हम क्या करते हैं, इस 1690 का जो 25% होता है वो हम मंगवाते हैं फर्स्ट इन्वेंट्री के अंदर। वो कैसे करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करें 25% के साथ तो आपकी आ रही है 422 जो है ना यूनिट्स, यानी 422 यूनिट्स जो है ना आपको फर्स्ट इन्वेंट्री के अंदर मंगवाने हैं, ठीक है। यानी कि अब ये जो डाटा है ये चेंज होता जाएगा आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से, आपकी एवरेज सेल और उसके रेट्स के हिसाब से ये चेंज होता है डाटा। सो मैंने एक प्रोडक्ट के हिसाब से करके दिखाया आपको, तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें अपना डाटा ऐड करके अपना कर लें। तो सेकंड इन्वेंट्री के अंदर क्या होता है, सेकंड इन्वेंट्री थोड़ी हमें ज़्यादा चाहिए होती है क्योंकि हम थोड़ा सा एस्टिमेट कर चुके होते हैं कि इधर कितनी सेल्स आ रही हैं। सो हम उसको 50% से 40 से 50% या आगे भी जाकर 70% तक भी उसको मल्टीप्लाई करके इसके साथ उतने यूनिट्स हम सेकंड इन्वेंट्री के लिए भी ऑर्डर कर लेते हैं। तो ये एक आता है आपके पास आइडिया ले लेते हैं कि भाई एक तो आपके सेल्स कितनी हो रही हैं और प्लस में सेफ्टी यूनिट्स, अगर आउट ऑफ स्टॉक होने से बचने के लिए हम सेफ्टी यूनिट्स लेके रखते ज़रूर हैं। सो ये कुछ तरीके थे, आपने ये देख लिया मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स से ये सारी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी तो आप देख के कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है कि हम वॉल्यूम एंड CBM कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। वॉल्यूम एंड CBM कैलकुलेशन के अंदर क्या होता है कि हम बेसिकली कर ही हो रहे होते हैं कि हम जब भी हम अब इसमें क्या करते हैं, हम जो है ना क्यूबिक मीटर में जो है ना अपना डायमेंशंस और वॉल्यूम वगैरह कैलकुलेट कर रहे होते हैं। वो कैसे कर रहे होते हैं, अपने जो मास्टर कार्टन होता है उसका हम कैलकुलेट करते हैं। क्यों करते हैं, जो हमारे फ्रेट फॉरवर्ड्स होते हैं ना पर्सन, यानी कि कोई भी हम सर्विस यूज़ कर रहे हैं फ्रेट की, तो वो क्या करते हैं कि जब भी आप उनको अपनी जैसे आपने समझे फॉर एग्जांपल एक्स वर्क कर रहे हैं, एक्स वर्क आप मेथड कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, एक थर्ड पार्टी अपने फ्रेट फॉरवर्ड हायर किया, उनको बोले यार मेरी प्रोडक्ट उठाएँ और मुझे शिप कराएँ। तो वो क्या करेंगे, वो आपके जो भी मैन्युफैक्चर होगा वहाँ से जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट उठाएंगे, अपने पास लेकर आएंगे। जब अपने पास लेकर आएंगे उसका क्या करें, वेट और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। जब वेट और वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पर आपको धोखा देते हैं, ठीक है। धोखा दे के क्या करेंगे, आपके कार्टन का वेट ज़्यादा बताएंगे, आपको ज़्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश करेंगे आपको। तो उनकी फ्रॉड से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हम CBM कैलकुलेशन कर लेते हैं पहले ही, ताकि और जो ये कैलकुलेटर होता है ये एक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है जो हर कोई दुनिया वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। सो हम इसको यूज़ करके खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि मेरा वेट बाय वॉल्यूम बाय सीज में कितना बन रहा है, शिपमेंट कराऊँ तो कितना बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ कार्टन कितना बन रहा है, वेट ऑफ कार्टन कितना बन रहा है और कैपेसिटी कितनी आएगी मेरे कार्टन की। सो ये चीज़ें हम खुद ही कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर हमारा सप्लायर हमें एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं तो हम उसको ये चीज़ें डाटा दिखाकर बोलते हैं यार तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, मैंने भी कैलकुलेट किया, तुम ज़्यादा मुझसे चार्ज करना चाह रहे हो। तो इस तरह क्या होता है कि आप अपने फेट्स की जो ना फ्रॉड से उनकी ओवर कॉस्टिंग से बचाते हैं आप। सो आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं उसके लिए, लेंथ, विड्थ और हाइट एंड वेट ऑफ द प्रोडक्ट, यानी कि मास्टर कार्टन जो होता है ना वो आपको चाहिए होता है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर लेते हैं। वो जो होता है ये चारों चीज़ें जो है ना आपका सप्लायर आपको प्रोवाइड कर देता है, इनको यूज़ करके आप सारी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोवाइड्स आपको सप्लाई करते हैं। किस तरह करते हैं, चले CBM कैलकुलेटर फाइंड चला के देखते हैं। यहाँ पर आ जाएं आप, यहाँ पर आप लिख दें कि CBM कैलकुलेटर। सो आप देखेंगे किस तरह जो है वॉल्यूम, वेट वगैरह जो है हम सिर्फ 3-4 चीज़ें ऐड करने के बाद हमें खुद ही बता देगा कि किस में कितना जो है क्या हिसाब किताब है। सब कैलकुलेशन हमें सामने आ जाएंगे। देखिए ये वेबसाइट है, यहाँ करेंगे। अब देखिए मैंने बताया ना 3-4 चीज़ें आपने ऐड करनी होती हैं, सॉरी 5। सो आप क्या करेंगे, ये लेंथ आप पहले देखेंगे कौन सा यूनिट है आपका, मीटर है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर ले लेते हैं। अब आपके जो कार्टन का जो वो है, फॉर एग्जांपल मेरा जो कार्टन है उसका 65 सेंटीमीटर लेंथ है, उसकी जो विड्थ है वो है 35, ठीक है। और फॉर एग्जांपल उसकी जो हाइट है वो है 60 फॉर एग्जांपल कर लें,
उसके बाद जो उसका वेट है वो बन रहा है वेट 20 kg, इन टोटल वेट 20 kg। जैसे मैंने बताया था कि मास्टर कार्टन का वेट 22.6 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सो 22 kg। कितने यूनिट्स हैं, कितने पीसेज हैं आपके, कितने कार्टन हैं आपके, सॉरी कितने कार्टन होंगे आपके या 20-20 kg के। फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा कि मेरे 5 कार्टन हैं 20-20 kg के। सो ये डाटा मैंने जैसे ही इनपुट कर दिया तो ये सारी कैलकुलेशन करके मुझे बता देगा। अब ये जो कैलकुलेशन हैं सारी की सारी ये आपके काम आती हैं कहाँ कहाँ। एक तो फ्रेट के धोखे से बचने के लिए, देखिए आपको वेट भी आ गया केजी के अंदर और पाउंड के अंदर वेट आ गया। वॉल्यूमेट्रिक वेट बाय सी, यानी सी में इतना वेट आपका आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक एयर में इतना वेट आ जाएगा, और एक कंटेनर 20 फीट के कंटेनर में कितने बॉक्सेज आ जाएंगे आपके, ये बता रहा है आपको। सो ये देखिए आपको सारा डिटेल्स आपको वो मिल रही है जो कि आपको शिपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो इससे आप क्या फ्रॉड वगैरह से इस कैलकुलेटर को यूज़ करके बच सकते हैं। सो मैं समझ रहा हूँ कि आपको ये भी समझ आ गया, ठीक है। सो नेक्स्ट ये है कि हमने सोर्सिंग के बारे में पढ़ा आज के दिन। सो सोर्सिंग के अंदर हमने हर चीज़ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट जो भी मेथड, जैसे अप्रोच किस तरह करना चाहिए, किस तरह सप्लाई ढूंढते हैं, किस तरह प्रोडक्ट ढूंढी जाती है, और क्या टर्म्स हैं, क्या कंडीशंस हैं, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें नज़र रखनी चाहिए, मद्देनज़र रखनी चाहिए, वो सब चीज़ें हमने पढ़ के देखी हैं आज। सो अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ है जो समझ नहीं आ रही है, कोई भी मसला है, सो काइंडली आप जो है ज़रूर हम मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर दें इंशाल्लाह ताला। ये एक बहुत ही ब्रॉड और थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी भी था और थोड़ा सा बड़ी वीडियो है। सो इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश यही थी कि मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें सारी बता दूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस, और इंशाल्लाह ताला हम जल्द ही मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।